फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 81.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C81.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 81.1। लगभग 2 घंटे बाद एक शक्तिशाली सेना शांग साम्राज्य की राजधानी में पहुंची। यह विशाल सेना अन, पेंग और ग्रेट यू साम्राज्यों की सेनाओं से बनी थी, जिसमें ग्रेट यू साम्राज्य की सेनाएं सबसे प्रमुख थीं। ग्रेट यू किंगडम एक महान राज्य स्तरीय राष्ट्र है, जिसका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग मील है और इसकी आबादी 10 मिलियन से अधिक है। इसकी सैन्य शक्ति 10 लाख के स्तर तक पहुंच गई है और इसकी राष्ट्रीय शक्ति एन और पेंग की संयुक्त शक्ति से भी अधिक है। इस दुनिया में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है और यही बात राष्ट्रों के लिए भी सत्य है। इस प्रकार तीनों देशों द्वारा गठित भव्य सेना स्वाभाविक रूप से ग्रेट यू को अपना नेता बनाती है। सेना के सबसे आगे 3 जनरल कवच पहने हुए हैं। वे तीनों सेनाओं के मुख्य कमांडर हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राजसी घोड़े पर सवार होकर दूर से राजधानी शहर को देख रहा है। आखिरकार हम शांग साम्राज्य की राजधानी पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। बेशक यह आसान था। शांग साम्राज्य के पास शायद ही कोई सैनिक बचा हो, उन्होंने प्रतिरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। जब तक हम राजधानी शहर को ध्वस्त नहीं कर देते, शांग साम्राज्य हमारा रहेगा। उपलब्धियां और गौरव, पदोन्नति और महान उपाधियां हमारी मुट्ठी में हैं। तीनों जनरलों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी और वे उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर रहे थे। उस समय एन किंगडम के जनरल ने ग्रेट यू किंगडम के जनरल की ओर हाथ जोड़कर झुककर कहा, ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। मैं जनरल झाओ से अनुरोध करता हूं कि आप वापस आकर हमारे एन किंगडम के बारे में सकारात्मक बात करें। महामहिम की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसा कहकर उसने जल्दी से बैंक नोटों का एक ढेर आगे सरका दिया। ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ ने देखा कि यह वास्तव में 50,000 टैल चांदी थी। दूसरा पक्ष वास्तव में उदार था। पेंग किंगडम के जनरल, जो पास में ही खड़े थे, ने भी ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ की ओर हाथ जोड़कर कहा, हम भी चाहते हैं कि जनरल झाओ हमारे पेंग किंगडम के बारे में अच्छी बातें कहें। हमने भी बहुत मेहनत की है। कृपया इस छोटी सी प्रशंसा को स्वीकार करें। एक बार जब मामला सफलतापूर्वक निपट जाएगा तो एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ उसने चुपके से जनरल झाओ के हाथ में एक वस्तु भी रख दी। जनरल झाओ ने उस पर नजर डाली और पाया कि यह एक जेड पेंडेंट का टुकड़ा था, जो बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, रात में हल्की चमक बिखेर रहा था और स्पष्ट रूप से काफी मूल्यवान था। तीनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। वे शांग साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक साथ सेना भेजेंगे। जीत के बाद ग्रेट यू किंगडम को बड़ा हिस्सा मिलेगा। हालांकि महान यू को महान जिया का विरोध करने में उनकी सहायता करनी होगी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने महान यू साम्राज्य को अपना बड़ा भाई माना। जब महान जिया ने उन पर अत्याचार किया तो महान यू साम्राज्य को उनके बड़े भाई के रूप में अपने 2 छोटे भाई बहनों के लिए खड़ा होना पड़ा। इसलिए उन्होंने जनरल झाओ को रिश्वत दी। उम्मीद थी कि वह मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। जनरल झाओ ने दोनों उपहारों को बहुत खुशी से स्वीकार किया। आप बहुत दयालु हैं जनरलों। मैंने आपके प्रयासों को देखा है और निश्चित रूप से उन्हें सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। आप निराश नहीं होंगे। पेंग और आन देशों के जनरल बहुत खुश हुए। धन्यवाद जनरल झाओ। इस प्रकार वे तीनों बहुत प्रसन्न थे और अपने घोड़ों पर धीरे धीरे सवार होकर शांग साम्राज्य की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। उनकी नज़र में शांग साम्राज्य शरद ऋतु के बाद एक टिड्डे की तरह था, जो अब और छलांग लगाने में असमर्थ था, उनके हाथों की हथेली से बच निकलने में असमर्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि राजधानी शहर के द्वार खुले थे और उनके दिलों में एक बुरी भावना उमड़ पड़ी। शहर के द्वार क्यों खुले हैं? कुछ तो ठीक नहीं है। चलो चलें, जल्दी से आओ और देखो। वे तीनों एक बड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए अपने घोड़ों को तेजी से राजधानी शहर के द्वार की ओर ले गए। उन्होंने पाया कि वह स्थान एकदम सुनसान था। वहां एक भी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। ये स्थिति वास्तव में बहुत गलत लग रही थी। ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ ने अपनी तीखी निगाहों से खाली शहर के दरवाजे के पास एक कोने में कांपते हुए एक सैनिक को देखा। उसने तुरंत आवाज लगाई, तुम वहां हो, मेरे पास आओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। जब वह बोल रहा था तो उसके मुख से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। सैनिक उस भव्य आभा से इतना घबरा गया कि वह कोने से बाहर गिर पड़ा। फिर उसने जल्दी से झुककर माफी मांगी, जनरल, मैं निर्दोष हूं, कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जनरल झाओ अपने घोड़े पर सवार होकर आए और अपने ऊंचे स्थान से कहा, मेरे पास आपके लिए प्रश्न हैं और आपको उनका पूरी तरह और सच्चाई से उत्तर देना होगा। यदि आपने आधा शब्द भी छिपाया तो मैं आपको नरक के राजा से मिलने भेज दूंगा। भयभीत होकर दूसरे पक्ष ने बार बार अपने हाथ हिलाए। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, यह नगर का द्वार कैसे खुला? घुटने टेकते हुए सैनिक ने जवाब दिया, जनरल को रिपोर्ट करते हुए, यह महामहिम थे जिन्होंने गेट खोलने का आदेश दिया था।
महाराज, तीनों सेनापति असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूसरे पक्ष द्वारा संदर्भित महामहिम स्पष्ट रूप से शांग साम्राज्य के सम्राट थे। आपके सम्राट शहर के द्वार क्यों खोलना चाहेंगे? जनरल झाओ ने फिर पूछा। चूंकि महाराज शहर छोड़ना चाहते हैं तो वे द्वार खोले बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? शहर छोड़कर भागना है, वह भागने की योजना बना रहा होगा। तीनों सेनापतियों को ये बात समझ में आई और वे बहुत चिंतित हो गए। इस मिशन का उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शांग साम्राज्य के सम्राट को उसके उत्तराधिकारियों और परिवार के साथ पकड़ना, जड़ों को पूरी तरह से मिटाना और भविष्य में किसी भी खतरे को रोकना था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह सचमुच भाग गया होगा? बिना कोई प्रतिरोध किए वह भाग गया। जनरल झाओ चिंतित हो गया। उसने चाकू निकाला और उसे सैनिक की गर्दन पर रख दिया और पूछा, तुम्हारा सम्राट कब भाग गया? वह कहाँ भाग गया? मुझे तुरंत जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। करीब 2 घंटे पहले वह भाग गया। वह कहाँ गया यह मैं नहीं जानता। हालांकि वह ग्रेट जिया की दिशा में भाग गया। सिपाही डर के मारे हकलाया। हमें शीघ्रता से उसका पीछा करना चाहिए। सेना का एक भाग राजधानी शहर की रक्षा के लिए रुका रहा, जबकि दूसरा भाग 3 जनरलों के नेतृत्व में ग्रेट जिया की दिशा की ओर आगे बढ़ गया। इस समय शांग साम्राज्य का सम्राट अपने उत्तराधिकारियों और परिवार के साथ घोड़ागाड़ी पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तेज गति के कारण शांग साम्राज्य का सम्राट गाड़ी में उछल-कूद करने लगा, जिससे उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। शराब की तलवार अमर गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ ये दुखद दृश्य देख रहा था। उसने अपनी बोतल से शराब पी और जोर से हंसने लगा। रुको रुको, मुझे उल्टी आने वाली है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उल्टी कर दी। महाराज, महाराज, क्या आप ठीक हैं? उल्टी के बाद शांग साम्राज्य के सम्राट ने अंततः अपनी सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर कोई रंगत नहीं थी। उसने कमजोरी से हाथ हिलाया और कहा, अब हम दौड़ नहीं सकते, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद हम दौड़ना जारी रख सकते हैं। क्या तुम वाकई आराम करना चाहते हो? मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि तीनों राज्यों की सहयोगी सेनाओं ने तुम्हारे भागने को देख लिया है और वे अपने रास्ते पर हैं। वे जल्द ही तुम्हें पकड़ लेंगे। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। शांग साम्राज्य के सम्राट ने तुरंत हरा रंग लिया। क्या वे पहले से ही हमारी पूंछ पर हैं? भागो। लेकिन महाराज, आपका स्वास्थ्य। चिंता मत करो, मैं अभी भी पकड़ सकता हूँ। और इस प्रकार समूह ने अपनी हताश दौड़ जारी रखी। हालांकि चाहे वे कितनी भी तेज दौड़ें, वे युद्ध के घोड़ों से आगे नहीं निकल सके। कुछ ही देर में उन्होंने धरती हिला देने वाली आवाज सुनी और फिर सैनिकों का एक घना समूह तेजी से उनकी ओर आता हुआ देखा। वे सचमुच हमें पकड़ चुके हैं, अपनी जान बचाकर भागो। शांग साम्राज्य का सम्राट भयभीत होकर चिल्लाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ बहुत खुश थे। वे वहां हैं, चलो उनका पीछा करें। विशाल सेना तेजी से आगे बढ़ी और अंततः दोनों ओर से शांग साम्राज्य के सम्राट के काफिले को घेरकर नियंत्रित करने लगी। शांग साम्राज्य के सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया और वह निराशा से बुदबुदाया, ये खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। तीनों सेनापति धीरे धीरे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ ने अहंकार से कहा, शांग किंगडम के सम्राट, आप निश्चित रूप से तेजी से भागे, इस बूढ़े आदमी को काफी पीछे छोड़ दिया। अब आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। बस आज्ञाकारी होकर मेरे साथ वापस आ जाओ। शांग साम्राज्य के सम्राट ने गाड़ी से चिपकते हुए अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। जनरल झाओ ने हाथ हिलाकर कहा, पुरुषों, उन्हें मेरे लिए पकड़ लो। हाँ जनरल। सैनिकों की एक टुकड़ी बड़ी तत्परता से आगे आए। हालांकि जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, एक तलवार की हुई आसमान से उतरी, जो सैनिकों के सामने जमीन पर गिरी और एक बहुत ही स्पष्ट खाई का निर्माण कर दिया। रुको, मैं, बूढ़ा आदमी, इन लोगों को अपने संरक्षण में ले चुका हूं। तुम में से कोई भी उन्हें नहीं ले जा सकता। सभी ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ है। वह पूरी तरह नशे में था, पूरी तरह अस्तव्यस्त था, मानो वह नींद में गाड़ी की छत के साथ विलीन हो गया हो। यदि उसने कोई कदम न उठाया होता तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 81.2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C81.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 81.2 जनरल झाओ ने देखा और महसूस किया कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? मैं शराब की तलवार अमर हूँ। शराब की तलवार अमर ने शराब की गंध वाली सांस छोड़ी। उसके शब्दों में मुस्कुराहट की झलक थी।
जनरल झाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर आश्चर्य से कहा, क्या ये हो सकता है कि आप महान जिया साम्राज्य से वाइन तलवार अमर हैं? सचमुच, यह मैं ही हूँ। अमर शराब तलवार ने सिर हिलाया। तीनों राज्यों की सहयोगी सेनाओं में बेचैनी बढ़ने लगी। वह वास्तव में शराब तलवार अमर है। मैंने सुना है कि वह एक इन्नेट पावरहाउस है, एक निर्दयी हत्यारा है, उसके हाथों 1 दर्जन से अधिक इन्नेट मारे गए हैं। उसने लियू और झाओ महान कुलीन परिवारों को भी नाराज कर दिया, फिर भी वह अभी भी अच्छी तरह से रह रहा है। वह यहाँ क्या कर रहा है? जनरल एन और पेंग ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में एक अशुभ आशंका उभरने लगी। क्या यह उस मूर्ख सम्राट के साथ एक और टकराव हो सकता है? ये तो मुसीबत जैसा लगता है। तुम यहाँ क्यों हो, वाइन्सवॉर्ड अमर? जनरल झाओ ने जोर से पुकारा। यद्यपि वह वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल की ताकत से काफ़ी सावधान था, लेकिन यह उसके अंदर बहुत अधिक भय पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार वह स्वयं एक इन्नेट विशेषज्ञ थे। भले ही मैं श्रेष्ठ न भी हूँ, फिर भी मैं बहुत पीछे नहीं रहूँगा। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने अपनी शराब पीना जारी रखा, हजारों सैनिकों को ऐसे विदा किया जैसे वे कुछ भी नहीं थे, और कहा, क्योंकि शांग साम्राज्य के सम्राट ने मेरे संप्रभु के साथ एक सौदा किया है, इसलिए मुझे आने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया गया है। उसके जीवन की मैंने रक्षा करने की कसम खाई है, और इस काफिले में लोगों के जीवन की भी मैंने रक्षा करने की कसम खाई है। आप सभी को बस वहीं वापस लौट जाना चाहिए जहां से आप आए थे। अभिमानी जनरल झाओ गुस्से में थे। मैं दशकों से सेना में हूं, जीवन और मृत्यु का सामना कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ कुछ शब्दों से डरा सकते हैं? इसके अलावा यहाँ सैकड़ों हजारों सैनिक हैं। आपको लगता है कि आप मेरी सेना को रोक सकते हैं? ये पूरी तरह से भ्रम है। ये भ्रम है या नहीं, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। वाइन्सवॉर्ड अमर ने अपनी वाइन की बोतल हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। एक बार जब तुम कोई कदम उठाओगे तो तुम न केवल मेरे बल्कि महान जिया के भी दुश्मन बन जाओगे। मेरे सम्राट का स्वभाव बहुत ही अस्थिर है, और एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? जनरल झाओ ने हाथ हिलाकर कहा, हमला करो। जनरल झाओ, मुझे कुछ कहना है। जनरल झाओ ने अपना सिर घुमाकर पेंग किंगडम के जनरल की ओर देखा। जनरल वांग, हम वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे बाद में कहने के लिए टाल सकते हैं? अब इंतजार नहीं किया जा सकता, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आखिर इतनी जल्दी क्या है? जनरल झाओ ने हैरान होकर पूछा। पेंग किंगडम के जनरल ने कुछ अजीब भाव से सिर झुकाया और कहा, जनरल झाओ, बात यह है, वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल बहुत शक्तिशाली है और उसे ग्रेट जिया का समर्थन प्राप्त है। अगर हम कार्रवाई जारी रखते हैं तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। शांग किंगडम के सम्राट अब किसी काम के नहीं हैं, उन्हें जाने देना ही बेहतर होगा। वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति है। डरने की क्या बात है? जनरल झाओ ने ऊंची आवाज में कहा। पेंग साम्राज्य के जनरल ने मौन आलोचना के साथ सोचा, निश्चित रूप से आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली ग्रेट यू साम्राज्य से आ रहे हैं। वे एक छोटे से राज्य हैं जिनकी राष्ट्रीय शक्ति कमजोर है और वे ज्यादा कुछ झेलने में असमर्थ हैं। पिछली बार जब उन्होंने ग्रेट जिया के साथ युद्ध लड़ा था तो उन्हें 200,000 सैनिक खोने पड़े थे और उनकी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यदि वे एक और संघर्ष भड़काते हैं तो मुझे डर है कि उनका विनाश दूर नहीं होगा। परिस्थितियों को देखते हुए जनरल झाओ, आप जारी रख सकते हैं, लेकिन हम पेंग किंगडम से अब भाग नहीं लेंगे। पेंग किंगडम के जनरल ने अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। जनरल झाओ बहुत नाखुश हुए और घृणा से बोले, हम कायरो, तुम कभी महानता हासिल नहीं कर पाओगे। पेंग राज्य का सेनापति शर्मिंदा और क्रोधित था, लेकिन वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सका और केवल मुस्कुरा सका। भले ही पेंग साम्राज्य के आप लोग कोई कार्रवाई न करें, लेकिन अगर मैं खुद भी ऐसा कर लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल झाओ ने गर्व से घोषणा की। जनरल झाओ, मुझे भी कुछ कहना है। जनरल हुआंग, आपका क्या कहना है? आन किंगडम के जनरल ने कुछ अजीब तरीके से कहा, जनरल झाओ, मेरा आन किंगडम भी इस मामले में शामिल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये कहकर वह भी अपने सैनिकों के साथ पीछे हट गया। महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ दंग रह गए। क्या आन साम्राज्य भी पीछे हट रहा है? एक एक करके वे सभी उससे दूर हो गए जैसे कि वह प्लेग हो। क्या ग्रेट जिया वाकई इतना भयानक है? क्या इससे आप बुरी तरह डर गए हैं? जनरल झाओ का चेहरा बेहद नाखुश था और वह चिल्लाया, एक छोटा राज्य बस एक छोटा राज्य है जिसमें लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती। तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं। चूंकि तुम कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण उठाए और दहाड़ते हुए कहा, महान यू के योद्धाओं, मुझ पर हमला करो। शांग साम्राज्य के सम्राट को पकड़ो और अब इतिहास में अपनी छाप छोड़ो। महान यू सेना आगे बढ़ी। तलवार, आओ। शराब तलवार अमर जोर से चिल्लाया। उसके पीछे रखी तलवार सीटी बजाती हुई उड़कर उसके हाथ में आ गिरी। ब्लेड को लहराने के बाद उन्होंने एक सीधी खाई को चीरते हुए सूर्य के माध्यम से इंद्रधनुष चाल का प्रदर्शन किया।
जो लोग इस सीमा को पार करते हैं वे मर जाते हैं। जनरल झाओ चिल्लाया, उस पर ध्यान मत दो, हमला करते रहो। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जनरल झाओ ने भयानक युद्ध की मंशा के साथ वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल की ओर आक्रमण किया। अपनी ताकत का उपयोग करके वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल को रोककर रखने से उसके सैनिकों को अपने लक्ष्य पर कब्जा करने में आसानी होगी। हालांकि जैसे ही महान यू सेना खड्ड को पार करके गाड़ी की ओर बढ़ी, वे रहस्यमय तरीके से मौके पर ही मारे गए। उनके सिर तेजी से धड़ से अलग हो गए और खून बहने लगा। चाहे प्रतिद्वंद्वी के पास कोई भी समस्या क्यों न हो, वे किसी भी चाल में उसके सामने टिक नहीं सकते थे। एक और इन्नेट, जनरल झाओ ने आश्चर्य और गुस्से में कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, गाड़ी के पास एक सफ़ेद आकृति प्रकट हुई जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। तभी वह आकृति स्थानांतरित हुई और अचानक महान यू सेना के बीच में आ पहुंची। वह जहां भी जाती वहां खून और हिंसा का तूफान मच जाता, और आश्चर्यजनक रूप से मरने वालों में से अधिकांश ग्रेट यू के सेनापति थे। वह ग्रेट यू के सभी जनरलों का वध करने पर आमादा है। इतना निर्दयी, इतना निर्णायक। जनरल झाओ उसे रोकने के लिए नीचे भागना चाहता था, लेकिन वाइन तलवार अमर द्वारा अवरुद्ध किया गया था। विचलित मत हो, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। इस प्रकार जनरल झाओ केवल असहाय होकर देख सकते थे कि उनके द्वारा पदोन्नत किए गए जनरलों को दुश्मन द्वारा क्रूरतापूर्वक नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आहा, पेंग और आन राष्ट्रों के सेनापति दूर से देख रहे थे। उनके दिल भय से धड़क रहे थे तथा मन ही मन राहत महसूस कर रहे थे। शुक्र है कि वे पीछे हट गए, अन्यथा वे ही मारे जाते। ग्रेट जिया वास्तव में पहले की तरह ही दुर्जय बनी हुई है। तभी दूर से एक विशाल सेना दिखाई दी। यह महान जिया की सेना थी जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ ने यह दृश्य देखा और महसूस किया कि स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। वह केवल कड़वाहट से आदेश दे सकता था, हमें पीछे हटना होगा। जैसे ही महान जिया सेना पहुंची, तीनों राज्यों की संबद्ध सेनाएं पीछे हट गईं और शांग साम्राज्य के सम्राट ने चुपके से राहत की सांस ली। मेरी जान आखिरकार बच गई। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। 3 दिन बाद शांग साम्राज्य के सम्राट और उनके परिवार को राजधानी शहर ग्रेट जिया ले जाया गया। लिन बेईफान ने अपने इस दुश्मन को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। जब वे पहली बार मिले तो उसने उसे पकड़ लिया। दूसरी बार जब वे मिले तब भी वह उसके कब्जे में था। उन दोनों का भाग्य सचमुच एक ही है। शांग साम्राज्य के सम्राट की भी भावनाएं बहुत मिश्रित थीं। पहली बार जब वे मिले तो उसे इस कमीने ने पकड़ लिया था। दूसरी बार जब वे मिले तो वह फिर से उसके द्वारा पकड़ लिया गया। यह शापित दुष्ट भाग्य, तुम हमेशा बुरी आत्मा की तरह क्यों घूमते रहते हो? हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। इस समय लिन बेईफान ने कहा, शांग साम्राज्य के सम्राट, मैंने पहले ही आपको और आपके परिवार को सहमति के अनुसार बचा लिया है। अब आपके लिए अपना वादा पूरा करने और खजाने का स्थान बताने का समय आ गया है। शांग साम्राज्य के सम्राट ने नाराजगी से उत्तर दिया, यदि मैं आपको बता दूं कि खजाना कहाँ है, तो क्या आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और शेष जीवन के लिए मेरी देखभाल करने का अपना वादा निभाएंगे? लिन बेईफान ने अपनी छाती थपथपाई और जोर से घोषणा की, निश्चिंत रहो, मेरा वचन सोने जैसा पक्का है। देखो, मो साम्राज्य का सम्राट मेरे राजधानी शहर में अच्छी तरह से रह रहा है और मैंने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। एक ज्यादा या एक कम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांग साम्राज्य के सम्राट ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। मो साम्राज्य के पूर्व सम्राट यद्यपि बंदी बना लिए गए थे, फिर भी उनका जीवन काफी अच्छा था। मो के ड्यूक की उपाधि से सम्मानित होने के कारण उन्हें ड्यूक के सभी प्रकार के उपचार प्राप्त थे तथा उन्हें भोजन, कपड़े या जीवन यापन के खर्च की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास बस किसी भी प्रकार की शक्ति का अभाव था। एक अपदस्थ सम्राट के लिए यह व्यवहार पहले से ही काफी अच्छा था। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें खजाने का स्थान बताऊंगा। खजाने का स्थान जानने के बाद लिन बेईफान ने लियू यूनुच को सूचित किया। लगभग 1 सप्ताह बाद लियू नपुंसक वापस लौटा। उसका काफिला 6 मिलियन टेल सोने, चांदी और जवाहरात के खजाने से लदा हुआ था। भाग्य बनाने के बाद लिन बेईफान बहुत खुश था। शांग साम्राज्य के सम्राट ने 6 मिलियन टेल चांदी का योगदान दिया है, जो हमारे लिए एक महान सेवा है। इसलिए हम उन्हें ड्यूक ऑफ शांग की उपाधि प्रदान करते हैं, साथ ही एक ड्यूक को दिए जाने वाले सभी विशेषाधिकार भी। हम ड्यूक ऑफ शांग और उनके परिवार को राजधानी शहर में घूमने की स्वतंत्रता देते हैं और हर समय उनकी सुरक्षा के लिए कुशल अंगरक्षकों की व्यवस्था करते हैं। हाँ महाराज, शाही फरमान प्राप्त करने के बाद शांग साम्राज्य के सम्राट को अंततः अपने दिल में कुछ सांत्वना महसूस हुई। यद्यपि वह बदमाश बहुत कष्टकारी है, फिर भी वह अपनी बात का पक्का आदमी है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 82.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C82.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 82.1 महाराज, अब हम क्या करें? तीनों राज्यों के सम्राट की पत्नियां और बच्चे चिंतित मन से पूछते हुए बाहर आए। शांग साम्राज्य के सम्राट ने आह भरी, चलो हम यहाँ बस जाएं। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो एक अच्छी जिंदगी जिएं। अब से हमें कम प्रोफाइल रखना चाहिए, क्योंकि मैं अब आप सभी की रक्षा नहीं कर सकता। हाँ महाराज, उनकी पत्नियों और रखैलों ने सिर हिलाया। अब से मुझे महाराज मत कहना, ये वर्जित है। बस मुझे मास्टर कहो। हाँ मास्टर। शांग साम्राज्य के सम्राट ने लिन बेईफान द्वारा दी गई शानदार हवेली को देखा और कुछ हद तक राहत महसूस की। कम से कम उनका परिवार अभी भी उनके साथ था और उनकी संपत्ति और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। उनके जीवन की गुणवत्ता में बहुत गिरावट नहीं आई थी और यही काफ़ी था। हालांकि उसका दिल अभी भी भविष्य को लेकर झिझक और असमंजस से भरा हुआ था। अनियंत्रित रूप से उन्हें एक अन्य राजा की याद आई जिसने अपना राष्ट्र खो दिया था। चूंकि दोनों ही लोग अपने पद से गिर चुके थे, इसलिए वह देखना चाहते थे कि इस दूसरे गिरे हुए राजा का क्या हाल है, वह कैसे जीवन यापन कर रहा है, और शायद उसके अनुभव से सीखना चाहते थे। वैसे क्या मैं बाहर टहलने जा सकता हूँ? उसने पूछा। लिन बेईफान द्वारा नियुक्त गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल। महामहिम ने आदेश दिया है कि जब तक आप राजधानी शहर की सीमाएं नहीं छोड़ते तब तक आप जहां चाहें जा सकते हैं। मेरे स्वामी, क्या आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? मैं तुरंत आपके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करूंगा। आगे बढ़ो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ ही क्षणों बाद शांग साम्राज्य का सम्राट गाड़ी में सवार हुआ और मो साम्राज्य के सम्राट के निवास की ओर चल पड़ा। घोषणा के बाद शांग राज्य के सम्राट को निवास में आमंत्रित किया गया, जहां घर की कुछ महिलाएं मौजूद थीं। हैरान होकर उसने पूछा, मो के ड्यूक कहाँ हैं? मैं, शांग का ड्यूक, विशेष रूप से उनसे मिलने और एक निश्चित मामले पर उनकी सलाह लेने आया हूँ। हमारे मालिक पहले ही मौज मस्ती करने बाहर जा चुके हैं। अगर यह जरूरी न हो तो शायद आप किसी और दिन आ सकते हैं। शांग साम्राज्य का सम्राट अचंभित रह गया। एक अपदस्थ सम्राट जो घर में नजरबंद है और जिसे हमेशा डर में रहना चाहिए, वह मौज मस्ती करने के मूड में कैसे हो सकता है? कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने पूछा, तुम्हारा स्वामी कहाँ गया है? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है तो उसे फूड स्ट्रीट पर होना चाहिए। हाल ही में हमारे मालिक स्वादिष्ट भोजन की तलाश में अक्सर उस जगह पर आते रहे हैं और जी भरकर खाते रहे हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वह जरूर मिल जाएगा। शांग साम्राज्य का सम्राट हैरान भाव से वहां से चला गया। फिर वह एक गाड़ी में बैठकर फूड स्ट्रीट पर गया। आधी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद वह फूड स्ट्रीट पर पहुंच गया। वह भी गाड़ी से उतरा ही था कि सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। ये स्थान हलचल से भरा हुआ था और गतिविधियों से भरपूर था। पैदल चलने वालों का तांता लगा हुआ था और विक्रेताओं की लगातार आवाजें आ रही थीं, जो उनके अपने राजधानी शहर से कई गुना अधिक जीवंत था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी साम्राज्य की राजधानी में आ गया हो। तभी तलने के तेल की मनमोहक सुगंध फैली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शांग साम्राज्य के सम्राट ने सांस अंदर खींची और आश्चर्य से कहा, यह कैसी गंध है? ये बहुत सुगंधित है। महाराज, ये लियू जी के बुने हुए बत्तख की खुशबू होगी जो अभी अभी बना है। क्या आप जाकर इसे चखना चाहेंगे? शांग साम्राज्य के सम्राट को इसमें शामिल होने का बहुत मन हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं, चलो पहले मो के ड्यूक को ढूंढते हैं। इस प्रकार शांग साम्राज्य के सम्राट ने मो साम्राज्य के सम्राट की खोज में सड़कों से गुजरते हुए पूरे रास्ते में आकर्षक सुगंध का विरोध किया। अंत में उसने वास्तव में रोस्ट डक रेस्तरां के अंदर मो किंगडम के सम्राट को पाया। उसे पहली बार देखकर शांग साम्राज्य का सम्राट हैरान रह गया, क्योंकि मो राज्य का सम्राट, जिसे वह खोज रहा था, वहीं रेस्तरां में बैठा हुआ बड़े स्वाद से खाना खा रहा था। उसके सामने भुने हुए बत्तख के ताजे कटे हुए टुकड़े रखे थे, जो अभी भी तेल में तड़क रहे थे और मुंह में पानी लाने वाली खुशबू फैला रहे थे। उनके बगल में कुछ पतली रोटियां, सब्जियां, हरी प्याज, लहसुन और विभिन्न सॉस थे। दूसरे पक्ष ने भुने हुए बत्तख के टुकड़े, हरी प्याज और सॉस को पतली रोटी में लपेटा और पेट भरकर खाने लगा। उसके हाथ और मुंह पर तेल लगा हुआ था, जिससे किसी सम्राट की छवि का आभास नहीं हो रहा था। शांग साम्राज्य का सम्राट चौंक कर आया और बोला, तुम मो के ड्यूक हो? मो साम्राज्य के सम्राट ने ऊपर देखा और एक व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा, जिसकी उपस्थिति और व्यवहार किसी भी तरह से उसके अपने से कमतर नहीं था। अजनबी से निकलने वाली शाही आभा उसे बहुत परिचित लगी और एक विचार के साथ उसने कहा, तुम शांग साम्राज्य के सम्राट होगे, है न? सचमुच? शांग साम्राज्य के सम्राट ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता था कि यह तुम ही हो। मो साम्राज्य के सम्राट ने दिल खोलकर हंसा, क्योंकि मैं तुम में अपना भूतपूर्व रूप देखता हूँ। हालांकि अतीत में कुछ मनमुटाव था, लेकिन अब वह सब इतिहास बन चुका है। चूंकि किस्मत ने हमें साथ ला दिया है, इसलिए कृपया बैठ जाएं। मैं आपको रोस्ट डक खिलाने पर जोर देता हूँ। वह खड़ा हुआ और शांग साम्राज्य के सम्राट को गर्मजोशी से खींचकर बैठा दिया।
मैं आपको बता दूं, यहाँ का भुना हुआ बत्तख किसी से कम नहीं है। इसमें रंग, सुगंध और स्वाद का एकदम सही संयोजन है। सब्जियों के साथ पतली ब्रेड में लपेटा हुआ और सॉस में डूबा हुआ, ये बस स्वादिष्ट है। खासकर जब ये ताज़ा बना हो तो इसका स्वाद सबसे बढ़िया होता है। हर बार जब ये ताज़ा बना होता है तो बिक जाता है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास थोड़ा प्रभाव है, इसलिए मैं हमारे लिए एक खरीदने में कामयाब रहा। हाँ। इस भुने हुए बत्तख के अलावा यहाँ कई अन्य स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ भी हैं। चावल नूडल रोल, चिकन विंग पकौड़ी, चिपचिपा चावल केक, ये सब गिनती से परे हैं। ये सभी व्यंजन हैं जो पेटू उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, और यहाँ तक कि महामहिम भी इनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं आपको एक शानदार फूड टूर पर ले चलूंगा। हाँ। पूरी प्रक्रिया के दौरान शांग साम्राज्य के सम्राट के चेहरे पर घोर घबराहट दिखी। क्या ये वास्तव में एक बार के संप्रभु राष्ट्र का पतन है? वह ऐसा क्यों लगता है? खुश तभी भुने हुए बतख में लिपटा हुआ रोटी का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया गया। तुम किस बात के लिए देर कर रहे हो? खा लो, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। शांग साम्राज्य के सम्राट ने एक दो बार चबाया, उसकी आंखें चमक उठी। ममम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सम्राट मोह ने पूछा, स्वाद कैसा है? स्वाद तो लाजवाब है, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भुना हुआ बतख नहीं खाया। सम्राट शांग ने बड़े बड़े निवाले खाते हुए कहा। यदि यह स्वादिष्ट है तो और लीजिए। सम्राट मोह ने मुस्कुराते हुए कहा। रोस्ट डक का अगला बैच लगभग तैयार है, चलो एक और ऑर्डर करते हैं। हाँ, हमें एक और ऑर्डर करना होगा, मेरा उपहार। अनजाने में आधा भुना हुआ बत्तख खाने के बाद सम्राट शांग हतप्रभ रह गया। ठीक है, वह फिर यहाँ किस लिए आया था? आखिर वह भुना हुआ बत्तख खाने के बाद सब कुछ कैसे भूल गया? ये भुना हुआ बत्तख जहरीला है, मैं अब इसे नहीं खा सकता, अन्यथा मैं खुद को भूल जाऊंगा। इसी समय दूर से रेस्टोरेंट के वेटर की आवाज़ आई। दो महानुभावों, भुना हुआ बत्तख का दूसरा बैच तैयार है, क्या आप कुछ और चाहेंगे? शांग साम्राज्य के सम्राट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, हाँ, मुझे 3 चाहिए। इसे पैक कर दो ताकि मैं इसे ले जा सकूं। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। शांग साम्राज्य का सम्राट अपने उठे हुए हाथ को देखता रह गया, वह सदमे में जम गया। ये भुना हुआ बत्तख, ये सचमुच बहुत जहरीला है। शांग साम्राज्य के सम्राट ने अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को छुपाते हुए रुमाल से अपना मुंह पोंछा। कुछ देर बाद वह मो साम्राज्य के सम्राट की ओर मुड़ा, जो अभी भी भुना हुआ बत्तख खा रहा था, और गंभीरता से पूछा, दरअसल मैं आपसे मिलने इसलिए आया था ताकि आपकी बुद्धिमत्ता की तलाश कर सकूं। मुझे यहाँ बेहतर जीवन जीने और लंबी उम्र जीने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। मो साम्राज्य के सम्राट ने बत्तख खाते हुए हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति से गुजरा हूँ। शरद ऋतु की फसल के बाद घर बसाने से डरता हूँ, हमेशा डर में जीता हूँ, ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता। शांग साम्राज्य के सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी इन मुद्दों को लेकर चिंतित था, यही वजह है कि वह मो साम्राज्य के सम्राट से संदर्भ के लिए सलाह लेने आया था। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मो किंगडम के सम्राट ने हंसते हुए हाथ हिलाया, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो खेलना है खेलो, जो करना है करो। जब तक तुम कोई निषेध नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते या अव्यवस्था नहीं फैलाते, तब तक ऊपर वाला तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शांग साम्राज्य का सम्राट हैरान था, यह उस बंदी जीवन से बिल्कुल अलग था जिसकी उसने कल्पना की थी। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी तरफ देखो, क्या मैं अब ऐसे ही नहीं जी रहा हूँ? मो किंगडम के सम्राट ने गर्व से अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। शांग साम्राज्य के सम्राट ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह इसे समझ या स्वीकार नहीं कर सके। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 82.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C82.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 82.2। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि क्यों? मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं इसे सरल भाषा में कहता हूँ। मो साम्राज्य के सम्राट ने हंसते हुए कहा, वास्तव में तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो, यही कारण है कि तुम उसे जाने नहीं दे सकते। तुम हमेशा मानते हो कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही महान सम्राट हो, लेकिन उसकी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं हो। अगर उसके पास लाखों टैल न होते तो वह तुमसे परेशान भी नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी आम आदमी के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपनी हद पार कर जाएगा? यद्यपि आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, फिर भी मैं
शांग साम्राज्य के सम्राट ने गर्व के साथ कहा, आखिरकार मैं कभी शांग साम्राज्य का सम्राट था। उनका पूर्व विरोधी, वो संभवतः मुझे गंभीरता से नहीं ले सकते थे। आप अपने आप को अधिक आंक रहे हैं। उसने तो आपको अपना प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना। असंभव। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपना गला तर करने के लिए चाय का घूंट लिया और पूछा, मैं एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूं, आप कैसे हार गए? अपनी मुट्ठी भींचते हुए और दांत पीसते हुए शांग साम्राज्य के सम्राट ने उत्तर दिया, ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि मेरी सेना को भारी नुकसान हुआ था और राष्ट्रीय शक्ति समाप्त हो गई थी। फिर ग्रेट यू, पेंग और एन के 3 देशों ने आक्रमण करने के लिए हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। ज्वार को मोड़ने की कोई शक्ति नहीं होने के कारण मेरे पास राजधानी शहर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो साम्राज्य के सम्राट ने पूछा, आपकी सेना को भारी क्षति क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले हमने ग्रेट जिया के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसमें 3 इनेट्स और 400,000 सैनिक खो दिए थे। तुम महान जिया के साथ युद्ध करने क्यों गए? मो साम्राज्य के सम्राट ने फिर पूछा। शांग साम्राज्य के सम्राट ने जोर से कहा, क्योंकि महान जिया के उस मूर्ख सम्राट ने अपनी सेना को हमारे क्षेत्र में ले आया था। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और जिया साम्राज्य के हितों को हासिल करने के लिए हमने अपनी सेनाएं जुटाईं। हालांकि हमने उसकी ताकत को कम करके आंका था। तो आपका कहने का मतलब है कि आप इस मुश्किल स्थिति में इसलिए पहुंचे क्योंकि उसने पहले अपने सैनिकों को आपके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे आपको जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर आपने 3 इनेट्स खो दिए और यहां तक कि आप स्वयं भी पकड़े गए। बाद में बदला लेने की चाहत में और स्वार्थों से प्रेरित होकर आप कुलीन परिवारों के बहकावे में आ गए और एक बार फिर अपनी सेना भेज दी। नतीजतन एक भयावह बाढ़ आए और आपको एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 300,000 सैनिक मारे गए। उसके बाद महान जिया ने अपने सैनिकों को फिर से हमला करने के लिए प्रेरित किया और आपकी सेना कम होती गई। ये वास्तव में सैनिकों की भारी क्षति के कारण ही था कि ग्रेट यू, पेंग और एन के 3 राष्ट्रों ने आप पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने फिर सेना में शामिल होकर आक्रमण कर दिया। बचाव करने में असमर्थता के कारण आपने क्षेत्र खो दिया और अब राष्ट्र भी खो गया है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, शांग राज्य के सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। छोटे भाई, क्या तुमने गौर किया है कि यह लिपि बहुत परिचित लगती है? परिचित? शांग साम्राज्य के सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र अनायास ही मो साम्राज्य के सम्राट की ओर चली गई और उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, उसकी आंखें भय से भर गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या आपने यह अंदाजा लगाया? मो साम्राज्य के सम्राट ने अपनी ओर इशारा करते हुए कुछ हद तक उन्मादपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, ये सही है, मेरी मृत्यु इसी तरह हुई। उस समय मैंने उस व्यक्ति से लोहे की खदान खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन जिस दिन सैनिकों ने कब्जा किया उस दिन हमने 200,000 सैनिकों को खो दिया, जिससे दक्षिणी मोर्चा कमजोर हो गया। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और पूरी तरह से जीत हासिल की। मो राज्य के सम्राट ने चाय का एक घूंट लिया, अपनी भौहें सिकुड़ी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, क्या यह आपकी स्थिति की तरह नहीं है? भाग्य ने ऐसा ही किया है। उस समय आपकी सेना फेंगवू सेना द्वारा बंधी हुई थी, जिससे दक्षिणी मोर्चा कमजोर हो गया था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आपके क्षेत्र में ले जाने का अवसर लिया, यहाँ तक कि आपकी राजधानी शहर तक पहुँच गया, आपके राष्ट्रीय खजाने को लूट लिया और आपको बंदी बना लिया। शांग साम्राज्य के सम्राट, बाद में बेशक मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने फिर से लड़ने के लिए 400,000 की सेना इकट्ठी की। लेकिन जैसे ही हमारी सेना जिया साम्राज्य में दाखिल हुई, पृथ्वी का ड्रैगन पलट गया और पूरी 400,000 मजबूत सेना दफन हो गई। मो राज्य के सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्या आपकी स्थिति भी वैसी ही नहीं है? दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के बाद आपने अपना सारा मान खो दिया और स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहते थे। साथ ही दूसरों के उकसावे पर आपने 300,000 की सेना इकट्ठी की। लेकिन एक अप्रत्याशित बाढ़ आपदा ने आपकी सेना को नष्ट कर दिया, जिससे आपके पास स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं बचा। शांग साम्राज्य के सम्राट, बाद में मो साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा, उनकी सैन्य शक्ति गंभीर रूप से कम हो गई। स्वाभाविक रूप से वे आसपास के 3 राज्यों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके और जल्दी ही गिर गए। मैं एक गिरे हुए राष्ट्र का सम्राट बन गया, यहाँ अपने अल्पस्तित्व को बचाने के लिए मजबूर। इसके बारे में सोचो, क्या आपकी वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही नहीं है? सचमुच, शांग साम्राज्य के सम्राट ने बड़बड़ाया। आप देखिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही है, सार में कोई बदलाव नहीं, लेकिन प्रभाव उतना ही शक्तिशाली है। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि इस स्क्रिप्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? शांग साम्राज्य के सम्राट ने गहराई से सोचा और उसके दिमाग में एक परेशान, युवा चेहरा उभरा। ये वही है, लिन बेफान, उसने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल, ये वही है। मो साम्राज्य के सम्राट ने भौहें चढ़ाकर और मुस्कराते हुए कहा, अब क्या तुम्हें अपने और उसके बीच का अंतर नजर आता है? शुरू से ही तुम पूरी तरह से हार गए थे। तुमने जो भी कदम उठाया वह उसकी गणना के अनुसार था, बिना किसी विचलन के उसकी स्क्रिप्ट का शब्द दर शब्द पालन किया।
जिस क्षण उसने अपना कदम उठाया, तुम पहले ही हार चुके थे। शांग साम्राज्य के सम्राट ने जो कुछ हुआ था उस पर विचार किया। ये दूसरे पक्ष था जिसने पहले हमला किया और चाई युक्सिन को 100,000 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व करते हुए मो साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र में घुसने का आदेश दिया तथा तीनों देशों के सैनिकों का वध कर दिया। क्रोधित होकर तीनों राष्ट्रों ने उन्हें घेरने और दबाने के लिए एक बड़ी सेना भेज दी। रक्षा पंक्ति कमजोर होने के कारण दुश्मन राजा ने स्वयं अपने सैनिकों को साथ लेकर आक्रमण किया। मूर्ख सम्राट का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने फैंगवू सेना की घेराबंदी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान लिन बेइफान से निपटने पर केंद्रित कर दिया। फिर भी लिन बेइफान ने शांग साम्राज्य की राजधानी तक लड़ाई लड़ी, सम्राट को पकड़ लिया और बिना किसी नुकसान के अपने देश लौट आया। प्रतिशोध लेने के लिए और एक कुलीन परिवार की योजना से प्रभावित होकर उसने एक बार फिर अपनी सेना को युद्ध में ले गया, लेकिन मानव निर्मित बाढ़ आपदा ने उनकी सेना को नष्ट कर दिया। सैन्य शक्ति में भारी कमी आ जाने तथा राष्ट्रीय शक्ति के अत्यधिक कमजोर हो जाने के कारण उनका देश अनिवार्यतः अन्य राष्ट्रों की लालची निगाहों का निशाना बन गया तथा उसका पतन स्वाभाविक प्रतीत होने लगा। उनकी संपूर्ण पराजय सुनिश्चित करने के लिए हर कदम सावधानीपूर्वक उठाया गया था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही वह समय में पीछे जा सके, फिर भी वह वही गलतियां कर सकता है। शांग साम्राज्य के सम्राट को यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन बेइफान ने उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया था। वह बहुत दुष्ट है, मुझमें तो उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की भी योग्यता नहीं है। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपने पे का घूंट लेते हुए अपना सिर हिलाया और आह भरी। लोग उसे मूर्ख सम्राट कहकर कोसते हैं, लेकिन क्या वह वास्तव में मूर्ख सम्राट है? अगर वह वास्तव में मूर्ख सम्राट होता तो ज़िया साम्राज्य कैसे विकसित हो सकता था और एक महान साम्राज्य बन सकता था जो सभी को डराता था? अगर वह वास्तव में मूर्ख सम्राट होता तो हम सम्राट कैसे बनते जिन्हें उसने हराया है? शांग साम्राज्य के सम्राट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मो साम्राज्य के सम्राट के शब्दों से सहमत थे। लगातार 3 कप शराब पीने के बाद उसने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और कहा, ड्यूक ऑफ मो, तुम सही हो, लेकिन ये सोचना कि मेरे पास उसका प्रतिद्वंद्वी होने की योग्यता भी नहीं है, कि वह मेरी कद्र नहीं करता और इसीलिए मैं अच्छी तरह से जी सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पर खुश होना चाहिए या दुखी। भाई, ज़्यादा मत सोचो। मोकिंगडम सम्राट ने हाथ हिलाकर कहा, चूंकि हम हार गए हैं इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। गिरे हुए देशों के कई सम्राटों की तुलना में हम पहले से ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे परिवार हमारे साथ हैं, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, हम अभी भी एक निश्चित स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, हम जो चाहें खा सकते हैं और जो चाहें पी सकते हैं बिना किसी डर या चिंता के। बस इतना ही काफ़ी है। ये सच है। शांग साम्राज्य के सम्राट पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। यदि कोई सम्राट नहीं बन सकता तो धनवान बनकर आराम से क्यों नहीं रह सकता? अब उसके पास धन और पद दोनों हैं और वह अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जी रहा है। एक बार जब लोग आराम करने लगते हैं तो उनमें भोगवाद घुसने लगता है। बड़े भाई, इस फूड स्ट्रीट पर खाने में क्या अच्छा है? क्या तुम मुझे भी कुछ खाने के लिए ले चलोगे? छोटे भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं खाई हैं और वे विशेष रूप से स्वादिष्ट हैं। अगर हमारे पास समय होगा तो मैं आपको फूड स्ट्रीट पर सब कुछ चखने के लिए ले जाऊंगा और हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, इस दुनिया में भटक रहे हैं, इसलिए ऐसी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। भाई, आपकी बातें थोड़ी गलत लग रही हैं। सिर्फ हम दोनों ही नहीं होने चाहिए। मुझे पक्का अंदाज़ा है कि एन किंगडम के सम्राट और पेंग किंगडम के सम्राट जल्द ही हमारे साथ आएंगे। सचमुच महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं। इस समय शांग साम्राज्य पर पहले से ही ग्रेट युआन और पेंग साम्राज्यों का कब्जा हो चुका था। वास्तव में यह मुख्य रूप से ग्रेट यू था जिसने शांग साम्राज्य को निगल लिया था। अन्य 2 देश सहायकों की तरह थे जो सेना भेजने में मदद करते थे और फिर उदारतापूर्वक अधिकांश लाभ सौंपते थे। इसका कारण ग्रेट यू किंगडम की मजबूत और समृद्ध सेना के अलावा ये था कि इन दोनों देशों को मदद की आवश्यकता थी। उन्हें आशा थी कि ग्रेट यू लालची ग्रेट ज़िया का सामना करने में उनकी मदद करेगा। इसलिए महान यू साम्राज्य की सेना शांग साम्राज्य की राजधानी में तैनात थी। किसी राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने से मुख्यतः 3 लाभ होते हैं: भूमि, संसाधन और धन तथा जनसंख्या। भूमि अचल है, इसलिए अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ धन और संसाधन है। सबसे अधिक धन संपत्ति वाला स्थान राजधानी शहर में स्थित शाही महल है। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब सेना ने पूरे शाही महल और यहाँ तक कि राजधानी शहर की भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 83.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C83.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 83.1 पूरे राजधानी शहर में कुल धन 10,000 टैल चांदी से भी कम था। 10,000 टैल चांदी आम लोगों के लिए अकल्पनीय भाग्य है, लेकिन उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनकी सेना को मासिक वेतन मिलता है जो इस राशि से कई दर्जन गुना अधिक है। ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ बहुत क्रोधित थे। पैसा कहाँ है? सोना, चांदी और जवाहरात कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? वहाँ कोई नहीं बचा, सब चले गए। शांग राज्य के अधिकारी भय से कांप उठे। कोई कैसे नहीं हो सकता? जनरल झाओ और भी क्रोधित हो गए। जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये राजधानी है, देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, धनी लोगों का जमावड़ा और सम्राट का निवास। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। आप आमतौर पर कैसे रहते हैं? क्योंकि इससे पहले महान जिया सेना ने इस जगह पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं बचा है। अधिकारी अपने घुटनों पर गिर गए। जनरल झाओ भी इस मामले से अवगत थे। ग्रेट जिया के मूर्ख सम्राट ने एक बार अपनी सेना का नेतृत्व यहाँ किया था। उसने राजधानी शहर पर धावा बोला, शांग साम्राज्य के सम्राट को पकड़ लिया और शाही महल को लूट लिया। ऐसी हरकतें बिल्कुल सामान्य थीं, वह भी ऐसा ही करता। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी बारीकी से छानबीन करेंगे कि एक भी मूल्यवान वस्तु नहीं छोड़ेंगे। वह कोई सेना नहीं थी, वे स्पष्टतः डाकू थे। क्या सचमुच कुछ भी नहीं बचा है? जनरल झाओ ने इसे मानने से इनकार करते हुए पूछा। सच में कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरी निजी बचत भी छीन ली। मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया था, फिर भी उन्होंने इसे पा लिया। धिक्कार है उन पर। बूढ़ा मंत्री दुख और आक्रोश में चिल्लाया। जनरल झाओ बहुत गुस्से में थे। उनमें संयम का एक भी अंश नहीं बचा था। उसने मूल रूप से अपनी जेबें भरने के लिए एक रकम का गबन करने की योजना बनाई थी। खैर, अब लालच की कोई जरूरत नहीं थी। पूरा राजधानी शहर उसके अपने चेहरे से भी ज्यादा साफ था। उन्हें इस बात पर विचार करना था कि वापस आने पर वह ये बात महामहिम को कैसे समझाएं। बहुत बढ़िया जिया, उन्होंने सम्राट को चुराया था और अब उन्होंने धन भी चुराया था, मानो वे केवल उसका विरोध करने आए थे। जनरल झाओ ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि गुस्सा न करें, वह बाद में इसका हिसाब चुकता कर लेंगे। उसने समय देखा और पाया कि भोजन का समय हो गया है। उसने कहा, खाना दे दो, हम महान यू लोग खाना बनाने के लिए तैयार हैं। अब और भोजन नहीं है। घुटनों के बल बैठा मंत्री कांपते हुए बोला, महान जिया सेना ने सब कुछ ले लिया, सिर्फ सोना, चांदी और जवाहरात ही नहीं, बल्कि खाना भी। थोड़ा बचा था, लेकिन अब सब खा लिया गया है। जनरल झाओ का धैर्य फिर से फूट पड़ा। क्या खाना भी नहीं बचा है? राजधानी शहर को दिन रात घेरने की उनकी जल्दबाजी में उनके पास पर्याप्त मात्रा में रसद नहीं पहुंच पा रही थी। शुरू में वह इस मुद्दे के बारे में चिंतित नहीं था। राजधानी शहर में अन्न भंडार थे जिनमें बड़ी मात्रा में भोजन था। एक बार जब वे शहर के द्वार तोड़ देते तो वे अपना पेट भरने के लिए भोजन निकाल सकते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि महान जिया ने उन्हें हरा दिया था। लानत है, क्या तुम महान जिया लोग जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो? झाओ परिवार की सेना क्रोध से उबल रही थी। भोजन के बिना उसकी सेना को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। हालांकि दुर्भाग्य कभी भी निमंत्रण लेकर नहीं आता। एक सैनिक जल्दी से अंदर आया। जनरल, हमें अभी अभी एक जासूस से संदेश मिला है कि अपनी रक्षा के लिए शांग साम्राज्य के सम्राट ने 6 मिलियन टैल्स मूल्य का खजाना, जो उसके अपने परिवार द्वारा दफनाया गया था, ग्रेट जिया के सम्राट को देने की पेशकश की है। जनरल झाओ सदमे से पीला पड़ गया। सैनिक की गर्दन तक पहुंचा और उसे अपने पास खींचते हुए जोर से पूछा, क्या ये सच है? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? सैनिक की गर्दन पकड़ से बहुत दर्द कर रही थी, लेकिन गंभीर चेहरे वाले जनरल झाओ का सामना करते हुए वह केवल एक कड़वी मुस्कान और सिर हिलाकर कह सका, जनरल, ये बिल्कुल सच है। ये खबर पूरे ग्रेट जिया शहर में फैल चुकी है। लानत है, ये सभी मरने के लायक हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे कमरे में गर्जना की गूंज गूंज उठी। जनरल झाओ इतने क्रोधित थे कि उनका जिगर दुखने लगा। उनका चेहरा पछतावे से हरा हो गया। यदि उसे पता होता कि उस शापित सम्राट के पास अभी भी 6 मिलियन टैल हैं, तो वह उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं देता। उसने अनजाने में महान जिया और उस मूर्ख सम्राट को एक सौदा दे दिया था। इसके बाद जनरल झाओ को एक और बुरी खबर मिली। जनरल, मेरे पास एक जरूरी खबर है। लोहुआ तांबे की खदान पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जब हमारे लोग अंदर गए तो खदान ढह गई और दर्जनों लोग जिंदा दफन हो गए। जनरल झाओ, ये भयानक है। होंगझोऊ में कोयला खदान खत्म हो चुकी है, एक भी कोयला नहीं निकाला जा सकता। जनरल झाओ, शांग साम्राज्य में मिट्टी की उर्वरता को बहुत नुकसान हुआ है और कई चावल के पौधे सूख गए हैं। उन्हें इस साल अनाज की फसल में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जनरल झाओ, ग्रेट जिया मुश्किल में है। एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहीं। जनरल झाओ का चेहरा बहुत काला पड़ गया। वह सारा क्षेत्र जो उसने बड़ी मेहनत से हथिया लिया था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचा है। सोने और चांदी के खजाने को ग्रेट जिया ने लूट लिया, अनाज छीन लिया और खनिज संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो गए।
मिट्टी की उर्वरता के नुकसान के कारण इस साल अनाज की फसल में कमी आई। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है और इसके अलावा लाखों आम लोग हैं जिन्हें भोजन की सख्त जरूरत है। यदि उसे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँचेगी तो उसने इतना प्रयास क्यों किया। अब उसे यह पता नहीं है कि वह महामुहिम को कैसे रिपोर्ट करे। क्या उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, भारी जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन अंत में उन्हें अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसे पूरा विश्वास है कि यदि उसने इसकी सूचना दी तो महाराज उसे अवश्य मृत्युदंड दे देंगे। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता। ये सब ग्रेट जिया की गलती है, वे हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। जनरल झाओ ने ग्रेट जिया साम्राज्य पर अपना सारा गुस्सा निकाला। उनकी मुलाकात के बाद से ही उसकी किस्मत खराब हो गई। वह भी हमला करने के लिए सेना भेजना चाहता था ताकि अपने दिल में भरा रोष निकाल सके, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। एक बात तो यह है कि ग्रेट जिया भी एक महान साम्राज्य था जिसके पास जबरदस्त ताकत थी, उनके साथ युद्ध अनिवार्य रूप से भारी क्षति का कारण बनता। दूसरे, वह सम्राट की अनुमति के बिना सैनिकों को संगठित नहीं कर सकता था। अगर मैं ये खुलेआम नहीं कर सकता तो मैं इसे गुप्त रूप से करूंगा। 2 दिन बाद जनरल झाओ के कर्मचारी एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए लेकर आए। जनरल झाओ, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। यह आदमी यहाँ का स्थानीय स्नेकहेड है, उसका उपनाम जू है। हर कोई उसे ओल्ड फ्रीक जू कहता है। वह इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ असली कौशल हैं। वह आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। हे, छोटा जू आपकी सेवा में है, जनरल झाओ, बूढ़े जू ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। जनरल झाओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपके पास ग्रेट जिया सीमा सुरक्षा को दरकिनार करने और मेरे लोगों को ग्रेट जिया में तस्करी करने का एक तरीका है। सचमुच, मेरे अपने तरीके हैं, बूढ़े जू ने गर्व से अपनी छाती ठोंकते हुए कहा। यहाँ मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस व्यवसाय में शामिल होने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मुझे समर्थन मिल गया है। जब तक पैसा सही है तब तक आप जितने लोगों को भेजना चाहते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, चलो कीमत पर बात करते हैं, जनरल झाओ ने कहा। बूढ़े जू ने उंगली उठाई। एक व्यक्ति 1000 टन चांदी। जनरल झाओ क्रोधित हो गए और बोले, एक व्यक्ति के लिए 1000 टन चांदी, तुम मुझे क्यों नहीं लूट लेते? नाराज मत होइए, जनरल झाओ, बूढ़ा जू हंसा। अब जब ग्रेट जिया की भारी सेना पहरे पर है तो किसी को ऊपर भेजना स्वर तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। खासकर जब से यह मामला जनरल झाओ से जुड़ा है तो यह और भी मुश्किल है। मैं यहाँ सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ, इसलिए प्रति व्यक्ति 1000 टन चांदी वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल झाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बूढ़े जू को घूरते हुए हत्या की मंशा का संकेत दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़े जू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और झुके, फिर भी उनकी निगाहें नहीं डगमगाईं। जनरल झाओ ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, 1000 टन चांदी तो 1000 टन ही सही, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे कुत्ते का सिर ले लूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। जनरल झाओ ने बड़ी मुश्किल से 50,000 टन चांदी निकाल ली। मुझे 50 लोगों को भेजना है। यहाँ 50,000 टन चांदी है, कृपया जल्द से जल्द इसका प्रबंध करें। बूढ़ा जू और जोर से हंसा। जनरल झाओ वाकई निर्णायक है। हालांकि ये व्यवसाय बहुत खतरनाक है और हमें 3 नियम निर्धारित करने होंगे। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं इस सौदे को करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जनरल झाओ ने पूछा, क्या शर्तें हैं? चलिए सुनते हैं। सबसे पहले, मैं तुम्हारे लोगों को भेजूंगा, लेकिन तुम्हें उत्तरी क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए और न ही सक्रिय होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी करेंगे हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी पहचान कभी उजागर नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तीसरा, हम आपको वहां ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जनरल झाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर तीनों शर्तों पर विचार किया। पहली शर्त, उत्तरी सीमा पर परेशानी पैदा न करना। ये दर्शाती थी कि वहां कोई भी गड़बड़ी निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के लिए बड़ी परेशानी पैदा करेगी। दूसरी शर्त, अपनी पहचान उजागर न करने की। ये सुझाती थी कि ऐसा करने से दूसरे पक्ष को भी काफ़ी परेशानी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ओल्ड फ्रीक जू के पीछे का व्यक्ति संभवतः ग्रेट जियास की उत्तरी सेना का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। इसलिए यदि वे उत्तरी सीमा पर परेशानी खड़ी करें या अपनी पहचान उजागर करें तो ग्रेट शियास उत्तरी सेना इसमें शामिल होने से बच नहीं सकेगी और कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप अपरिहार्य होगा। जनरल झाओ खुद को व्यंग्यपूर्वक हंसने से नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महान जिया सेना के बीच एक गद्दार उभरकर सामने आएगा। थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने वास्तव में दुश्मन सेना को अंदर आने दिया। दोबारा सोचने पर उसे लगा कि यह सब बहुत सामान्य बात है। कहावत है, अगर ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली बीम टेढ़ी होगी। वर्तमान सम्राट मूर्ख है तो उसके अधीनस्थ कैसे बेहतर हो सकते हैं? तो फिर ये देशद्रोही कौन हो सकता है? महान शियास उत्तरी सेना के विभिन्न जनरलों की छवियां क्षण भर के लिए उसके दिमाग में घूम गईं। अंततः एक पात्र मेरी आंखों के सामने उभरा।
300 जिन से ज्यादा वजन वाला एक विशालकाय व्यक्ति एनलुशान हाल ही में ग्रेट जिया का सेनापति बना था। उसे सेना का नेतृत्व करने का अच्छा हुनर था, लेकिन उसकी योग्यताएं बहुत साधारण थीं। वह चापलूसी और चापलूसी भरे व्यवहार के जरिए ऊंचे पद पर पहुंचा था। TLN 1 जिन इक्वल 0.6 किलोग्राम। ऐसे सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए इस तरह के कृत्य करना बिल्कुल सामान्य बात थी। जनरल झाओ को इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि इसके पीछे संभवतः वही व्यक्ति है। लेकिन चाहे वह कोई भी हो, महान जिया सेना के भीतर एक सड़े हुए तत्व की उपस्थिति उसके लिए अच्छी खबर थी। जनरल ने कहा, अच्छा, मैं इन शर्तों से सहमत हूं। धन्यवाद, जनरल झाओ। बूढ़े जू ने खुशी खुशी 50,000 टैल चांदी स्वीकार कर ली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगली शाम जनरल झाओ को सूचना मिली कि मध्यरात्रि को मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है। महान जिया सेना निश्चित रूप से उन्हें जाने की अनुमति देगी। परिणामस्वरूप जनरल झाओ ने तुरंत मुख्य सेना से 50 विशेषज्ञों का चयन किया। उनमें से आधे प्रथम श्रेणी के स्वामी थे। TLN अर्जित क्षेत्र तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी। बाकी आधे लोग, यहां तक कि सबसे कम कुशल भी, दूसरे दर्जे के स्वामी थे। ये बल बहुत शक्तिशाली था और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, चाहे इसे कहीं भी तैनात किया जाए। TLN अभी देखा कि इस सीरीज के लिए और भी समीक्षाएं हैं। धन्यवाद, मैं आज बहुत कुछ पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 83.2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C83.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 83.2 इस मिशन में आपकी मुख्य भूमिका घुड़सवार डाकुओं के रूप में पेश आना है और ग्रेट जिया को लूटकर इस जनरल का संतोषजनक बदला लेना है। जनरल झाओ ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करते हुए कहा। हाँ जनरल, 50 विशेषज्ञों ने एक स्वर में उत्तर दिया। चूंकि आप बाघों की मांद में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहना होगा तथा अपनी जान बचाना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हाँ जनरल, उन्होंने एक बार फिर सहमति में कहा। इसके अलावा जब आप सुरक्षित हो जाएं, तो इस बूढ़े आदमी को संदेश भेजकर बताएं कि आप ठीक हैं। हाँ। इन निर्देशों के बाद जनरल झाओ ने सैनिकों को तय समय और स्थान पर रवाना कर दिया। यद्यपि उनका सामना महान जिया सेना से हुआ, फिर भी उन्हें बिना किसी समस्या के आगे बढ़ने दिया गया, जिससे उनकी यात्रा अविश्वसनीय रूप से सुगम हो गई। एक रात के बाद ये 50 विशेषज्ञ ग्रेट जिया के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और सभी ग्रेट जिया सैनिकों से बचने में कामयाब रहे और एक गहरी निर्जन घाटी में छिप गए। अब हम सुरक्षित हैं, जल्दी से जनरल को स्थिति की सूचना दो। फिर जनरल के आदेशानुसार हम घोड़े के डाकुओं का भेष बनाकर ग्रेट जिया पर धावा बोलेंगे। उनमें से एक ने सीटी बजाई और एक गंजा चील आसमान से उतर आया। उस व्यक्ति ने कागज का एक टुकड़ा चील के पैर में बांधा और फिर उसे हवा में ऊंचा उछाल दिया। जाओ, जल्दी करो और शीघ्रता से लौट आओ। तभी दर्जनों तलवारें अचानक आसमान से गिरी, जिससे बाज के साथ साथ वे भी मारे गए। दूसरी ओर उत्तरी सेना शिविर में शिसिमिंग एक छोटा सा बक्सा पकड़े हुए पानी पीने के लिए एनलुशान से मिलने आया। संदूक खोलने पर उसमें सोने, चांदी और जवाहरात से भरा एक पूरा बक्सा निकला। वह बड़े गर्व से बोला, बड़े भाई, ये तो देखो, 50,000 टैल चांदी। हमने बस थोड़ा सा सिर हिलाया, कुछ लोगों को अंदर जाने दिया और आसानी से ढेर सारा पैसा बना लिया। साथ ही हम उस मूर्ख सम्राट के लिए मुसीबत खड़ी करने में कामयाब हो गए। हा हा। एनलुशान को शिसिमिंग के देशद्रोहपूर्ण कार्यों के बारे में आरंभ में कुछ झिझक थी, लेकिन सोने चांदी के खजाने से भरी तिजोरी को देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं और वह जोर से बोला, अच्छा 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 छोटे भाई, तुमने बढ़िया किया। अब से यह मामला तुम्हारे हाथ में है और मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ। शिसिमिंग बहुत खुश हुए। बड़े भाई, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। बड़े भाई, ये तो बस पहली आय है। अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद वे निश्चित रूप से वापस आएंगे और हम 50,000 टन चांदी और बना सकते हैं। एनलुशान भी बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो पीते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, चलो जश्न मनाने के लिए पीते हैं। दोनों ने तंबू में दावत का आयोजन किया और खुशी खुशी शराब पीने लगे। लुशान ने शराब के बड़े बड़े घूंट लिए और एक संदूक से सोने की एक छड़ निकाली। खुद पर बहुत खुश हुआ। पैसा कमाना कितना आसान है, मुझे ये बिना किसी मेहनत के मिल गया। छोटे भाई, हम भविष्य में इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। बड़े भाई, वह क्या है? शिसिमिंग ने आगे कहा, हमारी क्षमताओं के साथ क्या पैसा कमाना आसान नहीं है? पैसे और सैन्य शक्ति के साथ क्या हमें अभी भी उस मूर्ख सम्राट के लिए बैलों और घोड़ों की तरह मेहनत करनी होगी? हम भी चुपके से मूर्ख सम्राट को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
जब ग्रेट यू और ग्रेट जिया युद्ध में जाते हैं और दोनों को नुकसान होता है तो वह हमारे लिए उठने और सम्राट होने का स्वाद चखने का सही समय होगा। छोटे भाई, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, एनलुशान ने उत्साह से मुट्ठी भींचते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल वह अवाक रह गया। दूसरे भाई, इस सोने में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ बड़े भाई? मैंने सोना कुचल दिया है। बड़े भाई, इसमें क्या बड़ी बात है? सोना स्वाभाविक रूप से नर्म होता है और अपने मजबूत हाथों से उसे कुचलना सामान्य बात है। दूसरे भाई, मेरा मतलब यह नहीं है। आओ और खुद ही देख लो। शिसिमिंग वहां आया और तुरंत उसका जबड़ा भी खुला रह गया। इस सोने ने अपना रंग क्यों बदल लिया है? ये फीका और धूसर है। नहीं, ये सोना नहीं है, ये सीसा है। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत दृष्टि से देखा, फिर एक साथ अपने हाथ छाती में डाल दिए। ये सोने का टुकड़ा भी नकली है। ये भी, ये सभी मोती अंदर से आटे से भरे हुए हैं। और ये बैंक नोट, ये सब नकली हैं, बेकार हैं। नकली? वे सब नकली हैं। दो बूढ़े चोर गुस्से से भड़क उठे। क्या उन्होंने अपना सिर कलम होने का जोखिम उठाया और अंत में उन्हें बेकार चीजों से भरा एक बक्सा मिला? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एनलुशान गुस्से में था। उसने पीड़ा में अपनी छाती पीटते हुए कहा, धिक्कार है यांग एक्स पर। हम सभी उसके द्वारा धोखा खा गए हैं। ये पूरी तरह से अपमानजनक है। वास्तव में अपमानजनक। TLN XX शायद सेंसर किया गया है। शिसिमिंग भी बहुत गुस्से में था। यह उसका पहला व्यापार था, फिर भी उसे पूरी तरह से धोखा दिया गया, जिससे उसे अपने बड़े भाई के सामने अपनी इज्जत खोनी पड़ी। उसे किसी को मार डालने का भी मन हुआ। बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी सेना लेकर हमला कर देना चाहिए? एनलुशान चौंक गया। दूसरे भाई, आवेगी मत बनो। सम्राट की आज्ञा के बिना हम अपने दम पर सैनिकों को नहीं जुटा सकते, या हम अपनी स्थिति खो देंगे। इसके अलावा यह मामला एक छायादार सौदा है जिसे प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। और एक आखिरी बात कि यांग एक जन्मजात विशेषज्ञ है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। बड़े भाई, क्या हम इस नुकसान को चुपचाप सह लेंगे? शिसिमिंग ने स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थता जताते हुए कहा। हम और क्या कर सकते हैं? एनलुशान उदास होकर शराब पीते हुए बैठ गया और हाँफने लगा। शिसिमिंग ने नाराजगी भरी सांस छोड़ी और पीने बैठ गया। दूसरी ओर महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ उत्सुकता से 50 विशेषज्ञों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन लगभग एक दिन बीत जाने के बाद भी उनसे कोई खबर नहीं मिली और उनकी बेचैनी बढ़ती गई। क्या कुछ हुआ होगा? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, ये भावना उतनी ही प्रबल होती जाती। चलो एक दिन और इंतजार करते हैं। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं आता तो इसका मतलब है कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक दिन जल्दी ही बीत गया और जनरल झाओ को अभी भी कोई संदेश नहीं मिला था। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उनके सैनिकों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। लानत है, वे वाकई मुसीबत में पड़ गए। हमारे साथ धोखा हुआ है। जनरल झाओ को बहुत पछतावा हुआ। उसने जो सेना भेजी थी वह संख्या में कम थी, परंतु उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली थी और 10,000 की सेना का मुकाबला करने में सक्षम थी। अब एक भी खबर वापस नहीं आई थी। या तो उन्हें इन्हें द्वारा नष्ट कर दिया गया था या ग्रेट जिया सेना द्वारा घेर लिया गया था और दबा दिया गया था। किसी भी तरह से ग्रेट जियास की उत्तरी सेना संदेह को दूर नहीं कर सकी। पछतावे के बाद क्रोध भड़क उठा। वह पराजित हो चुका था। उन्होंने न केवल 50,000 टैल चांदी खो दी थी, बल्कि 50 शीर्ष विशेषज्ञों को भी खो दिया था। उन्होंने मूलतः अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खो दिया था। TLN रूपक। जनरल झाओ क्रोध से कांप उठे। मैंने क्या गलत किया था कि महान जिया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 84.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C84.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 84.1। 1000 मील से अधिक की दूरी तक लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करते हुए महान जिया द्वारा सोना, चांदी और जवाहरात लूट लिए गए। अनाज महान जिया द्वारा लिया गया था। शांग साम्राज्य के सम्राट और खजाने भी महान जिया द्वारा ले लिए गए। खनिज संसाधन समाप्त हो गए। भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई है और कोई अनाज नहीं उगाया जा सकता। अब तो मेरा अपना पैसा भी हड़प लिया गया है और मेरे सैनिक भी मारे गए हैं। अरे यार, किसी को कितना परेशान किया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। जनरल झाओ इस बारे में सोचते हुए और अधिक दुखी और क्रोधित हो गए और फिर वे सैन्य शिविर से बाहर निकल गए और पास ही स्थित ग्रेट जिया टाउन की उत्तरी सेना की ओर बढ़ गए। एनलुशान, बाहर आओ और मेरा सामना करो। उसकी आवाज़ पूरी सेना में गूंज उठी। इस समय एनलुशान भी गुस्से से उबल रहा था, थोड़ा नशे में था, और जब उसने ये शब्द सुने तो वह तुरंत बाहर निकल गया। कौन सा कमीना मेरा नाम इतने अनादर से पुकारने की हिम्मत करता है? क्या तुम जीने से थक गए हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
यह मैं था, तुम्हारा दादा, जिसने आवाज लगाई थी। जनरल झाओ गुस्से में चिल्लाया। तो ये तुम हो, बदमाश। धोखा दिए जाने के अनुभव को याद करके एनलुशान थोड़ा संयत हुआ और भी क्रोधित हो गया। अपनी लंबी कृपाण लहराते हुए चिल्लाया, झाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनरल झाओ क्रोध से कांप उठे। उन्होंने एनलुशान की ओर इशारा किया और जोरदार गाली देते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुम समझते नहीं? मैं क्या समझूं? एनलुशान कुछ उलझन में था। जनरल झाओ ने गुस्से में ठहाका लगाया, बहुत बढ़िया खेला, एनलुशान। बाहर से ईमानदार और वफादार लगते हो लेकिन दिल से इतने धोखेबाज, और तुम अभी भी मूर्ख बन रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे सैनिकों के साथ क्या किया है? एनलुशान और भी हैरान हो गया, तुम्हारे सैनिकों का क्या हुआ? इसका मुझसे क्या लेना देना है? अभी भी दिखावा कर रहे हो? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। जनरल झाओ ने जोर से कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनलुशान, मैंने आपके सैनिकों को रिश्वत देने के लिए 50,000 टन चांदी खर्च की ताकि मैं निकल सकूं। अब स्थिति क्या है? एनलुशान अचानक चौंक गया। वह इसी काम के लिए आया था। लेकिन क्या ऐसे मामले पर इतनी खुलकर चर्चा हो सकती है? इसके अलावा आपने मुझे रिश्वत देने के लिए ढेर सारे कबाड़ का इस्तेमाल किया और आपको पहले ही बहुत अच्छा सौदा मिल चुका है। मैं तो आपसे हिसाब किताब करने भी नहीं आया हूं, फिर भी आप यहाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और मुझसे जवाब मांग रहे हैं। तुम सचमुच मुझे कब्र में धकेलने की कोशिश कर रहे हो। यह अपमानजनक है। बदमाशी की भी अपनी सीमा होती है। एनलुशान को बहुत दुख हुआ और वह गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उन्हें कब जाने दिया? मैं, एनलुशान, एक वफादार और धार्मिक व्यक्ति हूँ, महामहिम और महान जिया के प्रति वफादार हूँ। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मेरी निंदा करना बंद करो। जनरल झाओ अत्यधिक क्रोधित हो गए। अब भी आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ऐसी बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूं जो मैंने कभी की ही नहीं? एनलुशान भी उतना ही क्रोधित हुआ। फिर हार मानते हुए उसने कहा, ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया भी होता तो मैं उन्हें चुपचाप मार देता और तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं देता। जनरल झाओ ने दहाड़ते हुए कहा, अच्छा, अब तुमने आखिरकार मान लिया। मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन शब्दों के साथ उसके पूरे शरीर से सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी, इतनी तेजी से कि वह आकाश को भी निगल सकती थी। वह एनलुशान की ओर बढ़ा। एनलुशान को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह जानता था कि सम्मान खोना लड़ाई हारने से भी बदतर है। इतनी सारी निगाहों के बीच यदि वह युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग जाए तो न केवल वह अपनी गरिमा खो देगा, बल्कि वह सेनापति बनने का अवसर भी खो सकता है। जाओ, मेरी तलवार का सामना करो। एनलुशान अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा। दोनों में शीघ्र ही युद्ध छिड़ गया। हालांकि प्रथम श्रेणी के शिखर विशेषज्ञ की ताकत वाले एनलुशान को कुछ ही मुठभेड़ों के बाद जल्दी ही पराजित कर दिया गया। उसके शरीर से खून बहने लगा और उसे गंभीर चोटें आईं, उसकी आत्मा कुचल गई। बड़े भाई, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। शिसमिंग अपने हथियार को लहराते हुए लड़ाई में भाग गया। जैसे ही वे कुछ चालों का सामना नहीं कर सके, वे पराजित हो गए और युद्ध से पीछे हट गए। जब जनरल झाओ एनलुशान और उसके साथी का सफाया करने ही वाला था तो उसने अपना हाथ रोक लिया। यद्यपि वे दोनों औसत ताकत के थे, वे महान जिया साम्राज्य के सेनापति थे, उच्च पदों और महत्वपूर्ण शक्ति पर थे जो महान जिया का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें घायल करना स्वीकार्य था, लेकिन यदि वह उन्हें मार देता तो यह निश्चित रूप से महान जिया के क्रोध को भड़का देता और वे उससे निपटने के लिए एक इनेट मास्टर को भेजते। वह स्वयं तो नहीं डरता था, परंतु उसके सैनिक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं कर सकते थे। यदि दोनों देशों के बीच समय से पहले युद्ध छिड़ गया और बढ़ गया तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। आज तो बस तुम्हारे लिए एक सबक था। मैं इस शिकायत को अस्थायी रूप से नोट कर लूंगा और हम इसे किसी और दिन सुलझा लेंगे। एनलुशान और दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और असहाय भाव से दूसरे को जाते हुए देखा। ये खबर शीघ्र ही अदालत तक पहुंच गई। लिन बेईफान मन ही मन मुस्कुराया। उसने ही हत्या की थी, उसने ही पैसे लिए थे, लेकिन दोष तो उन्हें ही उठाना पड़ेगा। विश्वासघाती अधिकारियों का एक समूह दिन रात मेरे साम्राज्य पर लालच करता रहता है। यदि वे मेरे किसी काम के न होते तो मैं उन्हें बहुत पहले ही मिटा चुका होता। जनरल एनलुशान और शिसमिंग अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए प्रशंसनीय हैं और उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दिया है। उन्हें सांत्वना के प्रतीक के रूप में 1000 टैल चांदी से पुरस्कृत किया जाता है। लिन बेईफान ने उन्हें पुरस्कृत करने के लिए 50,000 ताइल में से 2000 ताइल चांदी निकाल ली। यद्यपि मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच टकराव बढ़ गया और सीमा रेखा पर अत्यधिक तनाव हो गया। हालांकि इस समय दोनों पक्षों ने खुद को संयमित रखने और स्थिति को बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेट यू किंगडम ने अभी अभी शांत किंगडम पर विजय प्राप्त की थी और उसे अपने में समाहित करने में व्यस्त था। दूसरी ओर लिन बेईफान अर्थव्यवस्था को विकसित करने और राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने में व्यस्त था और युद्ध में शामिल होने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच अभूतपूर्व मौन सहमति प्रदर्शित हुई। फिर भी
एनलुशान और उनके साथी लगातार डरते थे कि जनरल झाओ फिर से हमला करेगा, इसलिए उन्होंने बार बार लिन बेइफान से सैन्य शिविर में एक यूनिट को तैनात करने का अनुरोध किया। लिन बेइफान ने बार बार उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया तथा उन्हें भय और चिंता में जीते देखकर प्रसन्न हुआ। तुम क्या सोच रहे हो, इतनी अश्लीलता से मुस्कुरा रहे हो? लिन बेइफान बिना कुछ बोले। लिन बेइफान ने अपना सिर घुमाया। चाय युक्सिन, क्या तुम मुझसे ऐसे ही बात करते हो? मैं इस समय का सर्वोच्च शासक हूँ, स्वर्ग के नीचे सभी का संप्रभु। अगर तुम तुरंत माफी नहीं मांगते तो सावधान रहो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूसरे व्यक्ति ने उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया। चाय युक्सिन ने पूछा, क्या इसका स्वाद अच्छा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने खाते समय सिर हिलाया। स्वादिष्ट। अगर यह स्वादिष्ट है तो थोड़ा और खाओ। चाय युक्सिन ने हंसते हुए कहा, सैन्य शिविर से वापस आना मेरे लिए दुर्लभ है और मैंने राजधानी शहर में इतने बड़े बदलाव देखे हैं। यहाँ बहुत सारे नए घर हैं, सड़कें बहुत जीवंत हो गई हैं और करने के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट और मज़ेदार चीज़ें हैं। हे। सचमुच? लिन बेइफान ने पूछा। बेशक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। वापस जाने के बाद मैं फूड स्ट्रीट जाऊंगी और वहाँ हर स्वादिष्ट चीज़ खाने की कोशिश करूंगी। चाय युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन बेइफान ने एक पल सोचा और कहा, उस स्थिति में मैं आपके साथ चलूंगा। चाय युक्सिन दंग रह गई। आप भी जा रहे हैं? बेशक, इस समय मेरे पास कोई ज़रूरी काम नहीं है और मैं लोगों की स्थिति को समझने के लिए एक गुप्त यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हैं। लिन बेइफान ने 100% करुणा के साथ कहा। वास्तव में? चाय युक्सिन ने अपना सिर झुकाया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ मौज मस्ती करने नहीं जा रही हो? लिन बेइफान समय बीतने के बाद अगरबत्ती जल जाती है। लिन बेइफान ने एक कुलीन परिवार के युवा स्वामी की पोशाक पहन ली, बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध सफ़ेद कपड़े पहने, बेदाग और कागज़ के पंखे को बड़े ही शानदार तरीके से पकड़े हुए। चलते हुए उसने पंखे को हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पेंटिंग से निकल कर आया हो। सड़क पर एक जैद जैसे सज्जन व्यक्ति की छवि जो इस दुनिया में बेजोड़ है। लिन बेइफान ने अपने हाथ फैलाते हुए गर्व से कहा, क्या होगा अगर अब कोई मुझे पहचान न सके, है ना? चाय युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह अभी भी बहुत स्पष्ट है। आपका चेहरा बहुत पहचानने योग्य है। राजधानी शहर में 80% से अधिक लोग आपका चेहरा पहचान सकते हैं। लिन बेइफान ने आह भरी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इसमें कोई मदद नहीं है, मैंने पहले से ही जितना संभव हो सके उतना कम महत्वपूर्ण बनने की कोशिश की है। लेकिन मेरे जैसा सुंदर आदमी जहां भी जाता है वह अंधेरी रात में जुगनू की तरह अलग दिखता है, इतना जीवंत और उत्कृष्ट। चाय युक्सिन ने कहा, बात मत करो, सिर्फ अपने बेशर्म लहजे से तुम अपना 100% खुलासा कर दोगे। लिन बेइफान। उनके बगल में पत्नी वांग जियांगजुन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। आओ, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूं। महाराज, आपकी पत्नी आपकी सहायता करें। दोनों महिलाओं के प्रयासों से लिन बेइफान ने एक धनी व्यापारी के लिए उपयुक्त एक साधारण पोशाक पहन ली, एक भारी टोपी पहन ली और उसका चेहरा मौसम की मार से प्रभावित दिखने लगा। वह बहुत अधिक काला दिखाई देने लगा, साथ ही दाढ़ी के निशान भी दिखाई देने लगे, जिससे वह 40 के दशक के व्यक्ति जैसा दिखने लगा। उसके हाथ से पंखा गायब हो गया था, उसकी जगह 2 अखरोट थे जिन्हें वह अपने हाथों में घुमा रहा था। चाय युक्सिन संतुष्ट थी। इस भेष में कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। फिर चाय युक्सिन और वांग जियांगजुन ने भी साधारण महिलाओं की पोशाक पहन ली और बहुत युवा और सुंदर दिख रहे थे। हालांकि वे सेलिब्रिटी भी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुंदरता छिपाने के लिए अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। अब हम चल सकते हैं, चलो चलें, चाय युक्सिन ने उत्साह से कहा। लिन बेइफान ने पुकारा, रुको, अभी भी कुछ छूट गया है। हम और क्या चूक रहे हैं? चाय युक्सिन ने हैरान होकर पूछा। लिन बेइफान ने अपनी बाहें फैला दी और उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। महाराज, वांग जियांगजुन शर्म से आगे बढ़ा और लिन बेइफान की एक बांह पकड़ ली। चाय युक्सिन का चेहरा लाल हो गया और उसने उसके दूसरे हाथ को गले लगा लिया, अपने दांत पीसते हुए और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें एक अच्छा सौदा मिल रहा है, बदमाश। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 84.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C84.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 84.2। इस प्रकार वे तीनों बड़े उत्साह के साथ शाही महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बेशक नपुंसक लियू भी भेष बदलकर पीछे पीछे आया। लिन बेइफान के चारों ओर कई विशेषज्ञ गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा कर रहे थे। रास्ते में वे रुकते और टहलते, चारों ओर देखते और हलचल मचाते, राजधानी शहर की सड़कों की हलचल का आनंद लेते। यद्यपि लिन बेइफान और उनके 2 साथियों ने जानबूझकर खुद को कम प्रोफाइल में रखा, फिर भी उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
लिन बेईफान खुद काफ़ी साधारण दिखते थे और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। हालांकि उनके साथ मौजूद दो महिलाएं काफ़ी अलग दिखीं। यद्यपि उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, फिर भी देखने वालों को उनकी प्रशंसा करने से नहीं रोका जा सका। महिलाएं आमतौर पर केवल दो कारणों से अपना चेहरा ढकती हैं, या तो वे इतनी बदसूरत होती हैं कि वे डरावनी लगती हैं, या इतनी सुंदर होती हैं कि वे अद्भुत लगती हैं। इन दोनों महिलाओं की सुंदर और सुरुचिपूर्ण आकृति को देखते हुए ये केवल बाद वाली ही हो सकती है। हालांकि सभी को ये देखकर निराशा हुई कि ये दोनों खूबसूरत लड़कियां एक बूढ़े और बदसूरत अमीर आदमी का हाथ थामे हुए थीं। किसी ने दबी जुबान में कहा, क्या पैसा होना इतनी बड़ी बात है? लिन बेईफान ने यह सुना, अपना सिर घुमाया और एक बुजुर्ग की तरह अहंकार से कहा, युवक, पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत अमीर होना बड़ी बात है। एक अमीर व्यक्ति की खुशियां आपकी कल्पना से परे हैं। हाँ। युवक तुरंत भड़क गया और उसने पलटकर कहा, इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? जल्दी या बाद में मैं भी खूब पैसा कमा लूंगा और फिर मैं कई पत्नियां रखूंगा। वे तुम्हारी पत्नियां से ज्यादा जवान और खूबसूरत होंगी। वांग जियांगजुन की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही लिन बेईफान की पत्नी थी। चाय युक्सिन का रंग कुछ अस्वाभाविक हो गया, लेकिन अंदर प्रतिरोध का कोई निशान नहीं था। चलो वहां चलें और देखें। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। करीब से देखने पर पता चला कि वहां एक युवा व्यक्ति था जो विद्वान की पोशाक पहने हुए था और दर्शकों के सामने ब्रश से तेजी से पेंटिंग बना रहा था। उसकी पेंटिंग जीवंत और जीवंत थी, जो रूप और भावना दोनों को दर्शाती थी। जब चित्रांकन पूरा हो गया तो सभी ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से बनाया गया। चलो एक और लेते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दर्शक बहुत संतुष्ट थे और जिस व्यक्ति का चित्र खींचा गया था वह भी बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत पैसे चुका दिए। इस समय विद्वान ने लिन बेईफान और उसके साथियों को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उन्हें इशारा किया, वहां पर मौजूद सम्मानित अतिथिगण, कृपया इस तरफ आएं। मैं आपके लिए एक चित्र बनाऊंगा, निःशुल्क, कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं। उत्सुक लिन बेईफान और अन्य लोग पास आए और चाय युक्सिन ने पूछा, आप हमारे लिए मुफ्त में चित्र बनाने की पेशकश क्यों कर रहे हैं? विद्वान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। खास तौर पर तुम, युवती, एक नज़र में ही पता चल जाता है कि तुम किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आए हो। हालांकि तुम एक महिला हो, लेकिन तुम पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हो और युद्ध के मैदान में सर पर दौड़ने वाली एक हीरो बनने के लिए तुम किस्मत में हो। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए, इसलिए मैं यहाँ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता हूँ। चाय युक्सिन का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। ठीक कहा, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक चांदी की सिल्ली निकाली और उसे उछाल दिया। विद्वान शर्मिंदा हुआ, मिस, मैं पैसे नहीं लेता, बस इसे ले लो। मेरे साथ इतना विनम्र मत बनो या मैं नाराज हो जाऊंगा। चाय युक्सिन ने उग्रता से कहा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस। विद्वान ने खुशी खुशी पैसे स्वीकार किए और लिन बेईफान के बगल में खड़े वांग जियांगजुन की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और यह युवती भी काफ़ी उल्लेखनीय है। हालांकि उसने अकेलेपन का जीवन जिया है और एक महिला होने की प्रतिष्ठा रखती है, लेकिन उसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपना सच्चा सहारा पाया है, स्वर्ग की अवहेलना करके और अपनी नियति बदलकर। वह निश्चित रूप से लंबे समय तक खुश रहेगी। वांग जियांगजुन ने भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी, जो उनकी आंखों तक पहुंची, और कहा, ठीक कहा, इनाम मिलना चाहिए। उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह इनाम के रूप में एक ताइल चांदी पेश करे। विद्वान ने खुशी से पैसे स्वीकार कर लिए। धन्यवाद युवती, आप एक अच्छी इंसान हैं और अच्छे लोगों को निश्चित रूप से अच्छा भाग्य प्राप्त होगा। हालांकि आप दोनों कितने भी भाग्यशाली क्यों न हो, आप इस सज्जन की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। विद्वान ने फिर लिन बेईफान को प्रणाम किया। यहाँ ये सज्जन, हालांकि पहली नज़र में वे साधारण लग सकते हैं, स्पष्ट रूप से धूल में ढके हुए मोती हैं, उनकी चमक छिपी हुई है। एक बार साफ हो जाने पर वे निश्चित रूप से चमकदार रोशनी के साथ चमकेंगे, पूरी दुनिया को रोशन करेंगे। इसे साबित करने के लिए यहाँ एक कविता है, चलो सुनते हैं, लिन बेईफान ने कहा। विद्वान उठ खड़ा हुआ और चलते हुए ये जप करने लगा, मेरे पास एक ऐसा चमकीला मोती है जो लंबे समय से मेहनत और दुर्दशा के कारण बंद पड़ा है। एक बार जब धूल साफ हो जाएगी तो इसकी रोशनी नदियों और पहाड़ों को एक उज्ज्वल धारा में रोशन कर देगी। लिन बेईफान ने प्रसन्नता से उसकी बातें सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक कहा, इनाम के लायक, वाकई बहुत बढ़िया इनाम। 10 टैल चांदी विद्वानों के आलिंगन में पहुंच गई। इस उदार उपहार के लिए हार्दिक धन्यवाद। हंसी थमने के बाद लिन बेईफान ने उत्सुकता से पूछा, आप इतना सटीक बोलते हैं, क्या आप भाग्य पढ़ सकते हैं? विद्वान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं लोगों को पढ़ता हूँ। लिन बेईफान ने अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, तो फिर आपने और क्या समझा है? इस छात्र के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये जगह भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाली है, यहाँ बातचीत के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। कृपया महोदय, हमें किसी शांत जगह पर चलने दें। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं विस्तार से बताऊंगा। विद्वान ने प्रणाम करते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत अच्छा, लिन बेईफान ने सिर हिलाया। समूह एक सुनसान गली में चला गया।
वहाँ युवा विद्वान अचानक लिन बेईफान के सामने घुटने टेक दिया। आपका छात्र आपकी महिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सम्राट अमर रहें, आप 10,000 साल जिएं। लिन बेईफान आश्चर्यचकित था, भले ही मैं भेष में हूँ, फिर भी आपने मुझे कैसे पहचाना? विद्वान ने जोर से कहा, महाराज को खबर दो, जब आप अभी आए थे तो मैंने दूर से आसमान से एक शानदार बैंगनी आभा उतरते हुए देखी, इतनी शानदार कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से यह जीवेई तारा ही होगा जो स्वर्ग से उतर रहा होगा, जो इतना अद्भुत दृश्य बना रहा होगा। इस दुनिया में केवल महाराज ही ऐसी खगोलीय घटना कर सकते हैं। TN जीवेई सितारा चीनी संस्कृति में शाही शक्ति और भाग्य का प्रतीक है, जिसे अक्सर सम्राट या अपार शक्ति और गुण वाले व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए रूपक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिन बेईफान जोर से हंसने लगा, ठीक कहा। अगर आपके पास शब्दों का ऐसा तरीका है तो और बोलिए, क्योंकि मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे ने आगे कहा, महामहिम की पहचान की पुष्टि करने के बाद आपके बगल में खड़ी 2 महिलाओं की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। एक वीर आभा वाली बहादुर जनरल चाई युक्सिन होनी चाहिए, जो 500,000 सैनिकों की कमान संभालती है और युद्ध के मैदान में सरपट दौड़ती है। दूसरी, जो हल्की सुगंध बिखेर रही थी, वह अवश्य ही राष्ट्र की सुंदरी सुप्रसिद्ध पत्नी वांगशियांगजुन थी। केवल ये 2 व्यक्ति ही आप जैसे बुद्धिमान और योद्धा सम्राट के साथ खड़े होने के योग्य हैं। बहुत बढ़िया कहा। लिन बेईफान और दोनों महिलाएं तीनों खुशी से हंस पड़े। चाई युक्सिन ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, आप एक बात में गलत हैं, मैं अभी तक उनकी पत्नी नहीं बनी हूं। विद्वान ने हंसते हुए कहा, जनरल चाई, हालांकि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा जरूर होगा। एक बात तो यह है कि आप बचपन के प्रेमी क्यों रहे होंगे, जिनका प्यार सोने से भी ज्यादा मजबूत था। महामहिम, आपकी खातिर सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के विरोध की अनदेखी करते हुए और एक मूर्ख सम्राट का नाम धारण करने से नहीं डरते थे, और हठपूर्वक आपको महान जिया के सैनिकों की कमान संभालने के लिए एक जनरल के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा, ये जानते हुए कि आप गंभीर खतरे में थे, उन्होंने तुरंत खुद ही सेना का नेतृत्व किया और सभी जोखिमों को झेलते हुए शांग साम्राज्य पर हमला किया। मुझे बताओ, क्या तुम ऐसे भावुक और धर्मी व्यक्ति को जाने दे सकते हो? लिन बेईफान ने कहा, ठीक है, क्या आप मुझे छोड़ने का साहस कर सकते हैं? हम्फ। चाई युक्सिन ने कोई जवाब नहीं दिया, गर्व और शर्मीले भाव से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन उसके हाथ ने लिन बेईफान को और भी कसकर पकड़ लिया। लिन बेईफान ने अपना सिर घुमाकर अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी कहानी क्या है? लोगों और चीज़ों को परखने की तुम्हारी क्षमता बेहतरीन है और तुम वाक्पटुता से बोलते हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से कम नहीं हो जिसका कोई महत्व नहीं है। विद्वान ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान पेश की, महाराज को रिपोर्ट करें, आप इस विनम्र सेवक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यह विनम्र सेवक, यानसोंग, वास्तव में एक साधारण व्यक्ति है जो पेंटिंग बेचकर अपना जीवन यापन करता है। लिन बेईफान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप कहते हैं कि आपका नाम यानसोंग है? लिन बेईफान को याद आया कि मिंग राजवंश के दौरान यानसोंग नाम का एक विश्वासघाती अधिकारी था जो बहुत योग्य था, मंत्रिमंडल के मुख्य ग्रैंड सेक्रेटरी के पद तक बढ़ गया था और अपने से ऊपर के लोगों को खुश करने में विशेष रूप से कुशल था। वह सम्राट की इच्छा को समझने और सम्राट की चिंताओं को दूर करने में विशेष रूप से निपुण था, इसलिए सम्राट जियाजिंग उस पर अत्यधिक विश्वास करते थे। क्या उसके सामने वाला व्यक्ति वही हो सकता है? हे शेन, एन लुशान, शिसिमिंग, लीलिनफु, ये भ्रष्ट अधिकारी और विश्वासघाती मंत्री सभी सामने आ चुके हैं, एक और यानसान का होना बहुत अजीब नहीं होगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 85.1 गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C85.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 85.1 लिन बेईफान की निगाह में यानसांग घबरा गया। महाराज, क्या इस नाम में कुछ गड़बड़ है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, ये बहुत शुभ लगता है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद लिन बेईफान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई प्रश्न पूछे। दूसरे पक्ष ने प्रत्येक प्रश्न का धाराप्रवाह और सारगर्भित उत्तर दिया, जिससे ये साबित हुआ कि वह वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। लिन बेईफान बहुत संतुष्ट थे। मैं आपकी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करता हूं और आपको मेरी सेवा करने के लिए एक अधिकारी के रूप में भर्ती करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? ये सचमुच स्वर्ग से आए अविश्वसनीय किस्मत थी। एक विद्वान के रूप में कौन आधिकारिक पद पर आसीन होकर राज्य की सेवा नहीं करना चाहेगा? कौन अपनी सीख का अच्छा उपयोग नहीं करना चाहेगा? अब अवसर आ गया है। यानसांग बहुत खुश हुआ और जवाब में झुका, महाराज मुझ पर कृपा करते हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे न कर सकता हूँ। अच्छा,
चूंकि तुम में लोगों की क्षमताओं को पहचानने की प्रतिभा है, इसलिए मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा मंत्रालय में भेजने की योजना बना रहा हूँ। पर्यवेक्षक के रूप में शुरुआत करो। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो और उत्कृष्टता प्राप्त करते हो तो सिविल सेवा मंत्रालय के मंत्री का पद तुम्हारा हो सकता है। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा। यानसांग बहुत खुश था। सिविल सेवा मंत्रालय में एक पर्यवेक्षक 5वीं रैंक का अधिकारी था। यदि शाही परीक्षा में सब कुछ सुचारू रूप से चला तो भले ही आप शीर्ष विद्वान के रूप में सामने आए, आप केवल 6ठे दर्जे के अधिकारी ही होंगे। अब वह सीधे 5वें रैंक के अधिकारी के रूप में काम शुरू करते हैं और इसके अलावा वह सिविल सेवा मंत्रालय में एक कार्यालय भी संभालते हैं, जिससे पता नहीं कितना समय बचता है। ऐसी असीम शाही कृपा, महामहिम, आपके ड्रैगन की कृपा के लिए धन्यवाद। यह विनम्र सेवक निश्चित रूप से कार्य के प्रति अपनी पीठ झुकाएगा और मृत्यु तक नहीं रुकेगा। यानसोंग ने अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा जोर से की। बहुत बढ़िया, इस समय ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मेरे साथ टहलने चलो, लिन बेइफन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह विनम्र सेवक आज्ञा का पालन करता है। यानसांग ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। इसके बाद यानसोंग लिन बेइफान के पीछे पीछे चला और उसके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ चला। ज्यादा कुछ कहे बिना ही वह एक अदृश्य उपस्थिति की तरह थे। हालांकि जब भी लिन बेइफान को सहायता की आवश्यकता होती, वह तुरंत लिन बेइफान की चिंताओं को साझा करने के लिए सामने आ जाता। कमरे में मौजूद माहौल को पढ़ने और अनकहे संकेतों को समझने की उनकी क्षमता सचमुच उल्लेखनीय थी। इस समय लिन बेइफान और उसके साथी अनजाने में एक हलचल भरी सड़क पर आ गए थे। सड़क पर जटिल नक्काशीदार रेलिंग और रंग बिरंगे छज्जे लगे हुए थे। ऊपर लटके हुए सुनहरे साइनबोर्ड और लाल लालटेनें थीं, जो वैभव और कुलीनता का माहौल पैदा कर रही थीं। सड़क के दोनों ओर कई कम कपड़े पहने वेश्याएं ग्राहकों को लुभा रही थीं। सर, आइए और कुछ मजा कीजिए, शियाओयू को आपकी याद आई है। नौजवान, इतनी जल्दी मत भागो, क्या तुम शियाओली को भूल गए हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर लियू, हमारी आखिरी मुलाकात को बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अनंत काल बीत गया हो। कृपया अंदर आएं। लिन बेइफान की नज़र गहरी और दूर की थी। ये जगह वेश्यालय लगती है। मुझे याद है कि पहले यह ऐसी नहीं थी। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में अतीत में ऐसा नहीं था। यानसोंग ने धीरे से बताया, पहले यह एक साधारण निवास स्थान था, लेकिन जब से बगल में स्थित खाद्य स्ट्रीट लोकप्रिय हो गई है, तब से इस स्थान को एक धनी व्यापारी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसने इसे पुनर्निर्मित किया और इसका नाम 100 फ्लावर्स पवेलियन रखा है। इसे आधे महीने पहले खोला गया और तुरंत ही मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी और यहाँ चहल पहल बढ़ गई। पूरी सड़क पर कब्जा करके ऐसा लगता है कि यह व्यापारी काफ़ी शक्तिशाली है। लिन बेइफान ने शांत भाव से टिप्पणी की। मास्टर, ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे एक कुलीन परिवार का समर्थन है, यही वजह है कि उसके पास इतने अच्छे वित्तीय संसाधन हैं। यानसोंग ने धीरे से कहा। मैं समझता हूँ, इससे बात स्पष्ट हो जाती है। किसी कारण से यानसोंग ने देखा कि वेश्यालय का विषय आने पर लिन बेइफान का व्यवहार थोड़ा अलग था। समझदारी से वह पीछे हट गया और अदृश्य हो गया। उसी समय वेश्याओं ने लिन बेइफान और उसके साथियों को देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और वे उनकी ओर झुंड में दौड़ने लगीं। आदरणीय महोदय, हमारे 100 फूलों के मंडप पर आइए। हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं। आप जिस भी तरह की लड़की चाहते हैं, हमारे पास वो सब है। हमने अभी अभी खोला है और हमारी कीमतें बहुत आकर्षक हैं। सर, क्या आपको हमारी छोटी शियाओयू की नाजुक सुंदरता पसंद है या परिपक्व और कामुक बहन लिली? शियाओयू, तुम सच में नियम नहीं जानते। यहाँ के साहब जैसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से ये सब चाहते होंगे। बहन ठीक कहती हैं, कृपया अंदर आइए मेरे स्वामी। लिन बेइफान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन चाय युक्सिन का चेहरा ठंड की तरह ठंडा हो गया और उसने डांटा, तुम सब चले जाओ। महिलाओं के रूप में दूसरों को बहकाने के लिए तुम्हें कोई शर्म नहीं है। यद्यपि ये महिलाएं घूंघट में थीं, फिर भी उनका सुरुचिपूर्ण आचरण अलग ही दिखाई देता था, जिससे अन्य लोग ईर्ष्या से भर जाते थे। भद्दी गालियां दी जाने लगीं। क्या तुम दिखावा नहीं कर रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि तुमने समय से पहले ही भगवान को पकड़ लिया? क्या सभी महिलाएं थीं? कौन कह सकता है कि कौन अधिक महान है? क्या आप अपना चेहरा घूंघट से ढक रही हैं क्योंकि आप इतनी बदसूरत हैं कि आपका चेहरा दिखाई नहीं देता? अब आप हमें रोक रहे हैं। क्या आप चिंतित हैं कि आपने अपना आकर्षण खो दिया है? डर है कि मालिक हमसे बहकाए जाएंगे। चाय युक्सिन की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखते हुए वह इन बदनाम महिलाओं के साथ बहस नहीं करना चाहती थी और न ही खुद को उनके स्तर तक गिराना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से लिन बेइफान को खींच लिया। चलते चलते वह लिन बेइफान को गंभीरता से याद दिलाती रही, मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक राष्ट्र के शासक हो, स्वर्ग के नीचे सभी के स्वामी हो और तुम्हारा दर्जा बहुत महान है। तुम्हें फिर कभी ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, ये बहुत गंदी है। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो सीधे जियांगजुन चले जाओ। लिन बेइफान ने उसकी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया, युक्सिन निश्चिंत रहो, भले ही मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, ये वे नहीं होंगे। चाय युक्सिन ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद दूसरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उन औरतों से करने की? लिन बेईफान, ओह ओह ओह। उनके आसपास के सभी लोगों ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। 100 फूलों के मंडप से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अनजाने में खुद को दूसरी सड़क पर पाया। भीड़ ने देखा कि यह सड़क भी गतिविधि से भरी हुई थी। हालांकि वहां से गुजरने वाले अधिकतर लोग पुरुष थे, जिनमें से कई खुशी से अंदर आए और निराशा में सिर झुकाए हुए वापस चले गए। ये जगह कहाँ है? वे क्या कर रहे हैं? लिन बेईफान ने पूछा। महाराज, अगर आप इस सड़क पर आगे चलेंगे तो आपको सिफांग जुआघर मिलेगा, जो हाल ही में खुला है। वे सभी लोग यहाँ जुआ खेलने आए हैं, यान सोंग ने तुरंत समझाया। तो यह एक जुआघर है। लगता है इसका आकार काफ़ी बड़ा है। लिन बेईफान ने सोच समझकर टिप्पणी की। महामहिम, आपके विनम्र सेवक ने सुना है कि सिफांग जुआघर नदियों और झीलों की एक शक्ति द्वारा चलाया जाता है जिसे मनीगैंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दर्जनों देशों में जुआघर खोले हैं, जहां भी व्यापार अच्छा है वहां स्थापित किए हैं। वे नदियों और झीलों के पुराने खिलाड़ी हैं, उनके गिरोह में 100,000 से अधिक सदस्य हैं। कई देश उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते। TLN, नदियां और झीलें इक्वल्स मार्शल आर्ट की दुनिया। दूसरे लोग शायद उकसाने की हिम्मत न करें, लेकिन मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूं। लिन बेईफान ने अपने समूह का नेतृत्व किया और वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। लिन बेईफान को एक बड़े दल के साथ आते देख जुआघर के लोग चौंक गए। वे जल्दी से गुंडों के एक समूह के साथ आए और पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ जुआ खेलने के अलावा और किस लिए हैं? अपने हाथ की एक लहर से नपुंसक लियू ने तुरंत एक पर्स निकाला, जिसमें चांदी, सोना और बैंक नोट थे। कुल मिलाकर चांदी के 5,000 ताइल से अधिक मूल्य था। जुआघर के कर्मचारियों ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तो आप यहाँ खेलने के लिए आए हैं, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। हे प्रभु, आप क्या खेलना पसंद करेंगे? क्या मैं आपके साथ रहने के लिए कोई ढूंढूं? जब वे बोल रहे थे, जुआघर के कर्मचारियों ने आंखों से चुपके से इशारा किया कि यह पैसों का थैला यहीं रख दो। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान बिखेरी, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत जटिल खेल मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ बड़े या छोटे जैसे सरल मामलों पर दांव लगाना पसंद करता हूँ। क्या आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आप जटिल खेल नहीं खेल पाते? जुआघर में मौजूद लोग ये सुनकर और भी खुश हो गए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आप एक सम्मानित अतिथि हैं। आपके लिए एक निजी टेबल लगा दी जाए, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, मैं वास्तव में इस तरह की सेवा की सराहना करता हूँ। लिन बेईफान ने अपनी उंगलियां चटकाईं और इस प्रकार एक नई सट्टेबाजी तालिका का अनावरण किया गया। इस टेबल पर लिन बेईफान और उसके साथियों के अलावा केवल डील ही था, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि लिन बेईफान सीधे घर के खिलाफ जुआ खेल रहा था। सर, कृपया जांच लें। डीलर ने पासे और शेकर को पास करके ये संकेत दिया कि उसने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। लिन बेईफान ने बिना देखे कहा, देर करना बंद करो, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया आदरणीय अतिथि। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमारा खेल इस तरह काम करता है। आप एक बार रोल करते हैं, मैं एक बार रोल करता हूं, और हम बारी बारी से उच्च या निम्न परिणाम पर दांव लगाते हैं। यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो आप पैसे जीतते हैं, यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तो आप पैसे खो देते हैं। ये कैसा लगता है? लिन बेईफान ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो इसे इसी तरह करते हैं। खेल में बहुत अधिक दांव लगने के कारण इसने वहां उपस्थित जुआरियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 85.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 85.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 85.2। आप मेहमान हैं, कृपया आप पहले जाए। डीलर ने एक बार फिर पासा और शेकर सौंप दिया। लिन बेईफान ने उसे हल्के से हिलाया और फिर पूछा, अब सब ठीक है? बताओ कितना ऊंचा या कितना नीचे? डीलर ने जोर से घोषणा की, ये बहुत बढ़िया है। मैं 10 टाइल चांदी की शर्त लगाता हूँ। लिन बेईफान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ 10 टाइल चांदी? ये तो भिखारी को भीख देने जैसा है। अगर तुम खेलना चाहते हो तो खूब खेलो। इसके साथ ही उसने लगभग 500 टाइल मूल्य की कई सोने की सिल्लियां बाहर फेंक दीं। ठीक है, चलो 500 टाइल चांदी की शर्त लगाते हैं। डीलर बहुत आश्वस्त था। आप खुद पासा घुमाएं, इसलिए यदि आप हार गए तो आप मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकते। लिन बेईफान ने कहा। डीलर ने पासा कप उठाया, नीचे देखा और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। यह 1, 2, 3, 5, 6 छोटा है। लिन बेईफान जोर से हंसा, ये 500 टन चांदी, मैं इसे स्वीकार करूंगा। उसके आसपास खड़े जुआरी आश्चर्य से चिल्ला उठे। वाह, शुरुआत में ही 500 टन चांदी जीतना, यह एक भाग्यशाली शुरुआत है।
ये बूढ़ा आदमी सचमुच भाग्यशाली है। यदि मेरे पास 500 टैल चांदी होती तो मैं खेल छोड़ देता और अपने हाथ धो लेता। हर कोई ईर्ष्या से भर गया। आखिरकार 500 टन चांदी कई लोगों के लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम है। ग्रेट जिया में वह 20 सीमेंट घर खरीद सकता था। खेल कुछ रुकावटों के साथ शुरू हुआ, लेकिन डीलर शांत और संयमित रहा। माननीय अतिथि, अब पासा फेंकने की मेरी बारी है। क्या आप उच्च या निम्न का अनुमान लगाना चाहेंगे? आगे बढ़ो, लिन बेईफान ने उदासीनता से कहा। डीलर ने पासे का कप उठाया और उसे ठंडे अंदाज में हिलाया। पासों के टकराने की आवाज बहुत तीव्र थी, मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रही थी, जिससे कुछ भी समझ पाना असंभव हो गया था। अंततः वह एक धमाके के साथ मेज पर आ गिरा। कृपया अपना दांव लगाएं, महोदय। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन बेईफान ने 1000 टैल चांदी फेंक दी। मैं कम पर दांव लगाता हूं। डीलर की आंखों में घबराहट की झलक दिखी, लेकिन उसने शांत भाव बनाए रखा और कहा, सम्माननीय अतिथि, क्या आप वाकई कम कीमत पर दांव लगाना चाहते हैं? अगर आप हार गए तो आपको 1000 टैल चांदी गंवानी पड़ेगी। ये सही है, ये बूढ़ा आदमी वास्तव में 1000 टैल चांदी की बाजी लगा रहा है। आगे बढ़ो, अब कोई हिचकिचाहट नहीं, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। पासा फेंके, पासा फेंके। सभी लोग चिल्लाने लगे। डीलर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने पासे के प्याले का ढक्कन उठा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1, 1, 2, 3, 6, छोटा। उसके बाद लिन बेईफान ने एक के बाद एक लड़ाई जीती। चाहे दूसरे पक्ष ने पासा फेंका हो या उसने स्वयं पासा फेंका हो, अंत में जीत लिन बेईफान की ही हुई। इस प्रकार आधे से भी कम समय में उसके द्वारा लाया गया पैसा दोगुना हो गया। लिन बेईफान को बिना किसी परेशानी के 5000 टन चांदी जीतते देख चाय युक्सिन बेहद उत्साहित और खुश था। उसने लिन बेईफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने फिर से पैसे जीत लिए। तुमने जुआ खेलना कब सीखा और इतने अद्भुत कैसे बन गए? लिन बेईफान ने मन ही मन हंसते हुए कहा, क्या सीखने की भी जरूरत थी? एम्पायर सैंडबॉक्स खोलकर ही वह बता सकता था कि पासे क्या होंगे। यदि वह धोखा देना चाहता तो यह आसान था, बस ईश्वर के हाथ का उपयोग करें। बेशक वह ऐसा नहीं कह सकता था। लिन बेईफान ने शांति से समझाया, यह बुनियादी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चाय युक्सिन उलझन में थी, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन बेईफान ने अहंकार से कहा, इसका मतलब है कि यह एक बुनियादी चाल है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे झांसे में मत आना, मैं बस इतना ही कमाल का हूं। चाय युक्सिन। दूसरी ओर व्यापारी पसीने से तरबतर हो रहा था। चेहरे पर दागों से भरा एक आदमी गुस्से से फुसफुसाया, क्या बात है तुम्हें? क्या तुम्हें पैसे नहीं जीतने चाहिए थे? तुम उसे क्यों देते रहते हो? तुम पहले ही 5000 टन चांदी दे चुके हो, हमने खुलने के बाद से इतना पैसा नहीं कमाया है। हॉल मास्टर, हम शायद किसी मास्टर से भिड़ गए हैं, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। डीलर ने समझाया। मैं बता सकता हूं, तुम बिना किसी जवाबी हमले के हार गए, मांस से भरे चेहरे वाले उस आदमी ने चिढ़कर कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम केवल हार स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें बाहर आमंत्रित कर सकते हैं, फिर जब आसपास कम लोग होंगे तो खैर। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक चमक उठी। डीलर ने थोड़ा सिर हिलाया, उन्होंने इस तरह की बातें कई बार की थीं। सम्मानित अतिथिगण, आपने काफी खेल लिया है, क्या अब जाने का समय नहीं आ गया है? लिन बेईफान ने अपने पैसे इकट्ठा करते हुए कहा, क्या खेल को संभाल नहीं सकते और लोगों को भगाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको पता हो कि कब रुकना है। आपको कैसीनो के नियमों को समझना चाहिए। हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाए। जख्मों से भरे चेहरे वाले आदमी ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। जल्दी मत करो, मैं थोड़ी देर और खेलने की योजना बना रहा हूं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बूढ़े आदमी, जाने की जल्दी मत करो, चलो थोड़ी देर और खेलें। आप जो भी खेलना चाहें, हम आपके साथ शामिल होंगे। सभी ने एक के बाद एक बात कही, उसे अपने साथ रखने के लिए उत्सुक। वे सभी लिन बेईफान के साथ पैसा कमाना जारी रखना चाहते थे। यदि हर कोई पैसा कमा रहा है तो केवल कैसीनो ही हार रहा है। ये देखकर कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता, चेहरे पर जख्मों से भरा वह मोटा आदमी हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सिफांग जुआ घर में आकर परेशानी खड़ी कर रहे हो? लगता है तुम जीने से थक चुके हो, हमला करो। हथियारों से लैस खूंखार लोगों के एक समूह ने लिन बेईफान और उसके साथियों को परत दर परत घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नपुंसक लियू आगे बढ़ा और चिल्लाया, महामहिम यहाँ मौजूद हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। महामहिम, वह कौन है? कहाँ है वह? लिन बेईफान ने अपना भेष उतार फेंका और अपना असली चेहरा सामने ला दिया। लिन बेईफान का रूप विशिष्ट था, जिसे राजधानी शहर के कई आम लोग पहचानते थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने लिन बेईफान का चेहरा देखा, वे घबराहट में घुटनों के बल बैठ गए। महामहिम अमर रहें, सम्राट 10,000 वर्ष तक जिएं। नपुंसक लियू ने सिफांग जुआ घर के लोगों की ओर इशारा किया और सख्ती से चिल्लाया, उन्होंने महामहिम की हत्या करने की हिम्मत की है, ये घोर अपमान का काम है। उन्हें मेरे लिए पकड़ लो। हाँ, लिन बेईफान के पीछे के लोगों ने अपने भेष उतार दिए, वे सभी इंपीरियल गार्ड के अत्यधिक कुशल सदस्य थे।
जुआगर के लोग बहुत घबराए हुए थे, उनकी बहादुरी उनके डर को छुपा रही थी। हम मनी गैंग से हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम हम पर हाथ डाल सको? पैसे वाला गिरोह, अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी यह बेकार होगा। लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया, उन सभी को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। हाँ महाराज, शाही रक्षक दल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य किया। कुछ ही क्षणों बाद जुआघर में सभी लोग मर चुके थे, जुआघर तहस नहस हो चुका था और सभी जुआरी भाग चुके थे। जुआघर से निपटने के बाद 100 फूलों के मंडप से गुजरते हुए लिन बेईफान ने एक और आदेश दिया, मेरे लिए भी उस वेश्यालय को तोड़ दो। भीड़ कुछ हैरान थी, वेश्यालय को भी क्यों तोड़ा? लगता है उन्होंने तुम्हें नाराज नहीं किया, क्योंकि ये सभी चीजें लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। लिन बेईफान ने ठंडे चेहरे से कहा, लोग हमेशा बड़े लाभ के लिए थोड़ा जोखिम लेना पसंद करते हैं, रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, यही वजह है कि वे जुए की ओर आकर्षित होते हैं। एक छोटा सा दांव ठीक है, लेकिन अगर कोई समय के साथ आदी हो जाता है तो यह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा और विवेक की हानि की ओर ले जाता है। अंत में इसका परिणाम टूटे हुए परिवार और बर्बाद जीवन के रूप में सामने आया। वेश्यालय भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बहुत लंबे समय तक सुंदरता में डूबे रहने से व्यक्ति जाल में फंस सकता है, जिससे वह धीरे धीरे अनैतिकता में डूब सकता है। वहाँ कोई खरीद बिक्री नहीं होती, इसलिए ऐसा लग सकता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर वेश्यालय फलते फूलते हैं तो वे कई अच्छे लोगों को बुरे रास्ते पर ले जाएंगे, जो देश या उसके लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए महान जिया की शांति के लिए, महान जिया की भूमि की चिरस्थायी नींव के लिए उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना ही सबसे अच्छा है, ताकि वे जनता को और अधिक नुकसान न पहुंचा सकें। तो ये सही है, महाराज के शब्द बहुत ही व्यवहारिक हैं। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में एक और महत्वपूर्ण कारण था, ये दोनों उद्योग उसके पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोगों के बीच छिपा दी, जिससे आम लोगों को समृद्ध होने का मौका मिला। हालांकि ये दोनों उद्योग बिना किसी पूंजी निवेश के लाभ कमाने में लगे हुए थे। एक ने ठगी करने के लिए छल कपट का सहारा लिया, जबकि दूसरे को बस अपने पैर फैलाने थे और बिना कोई खास कीमत चुकाए वे आसानी से उसके लोगों के हाथों से उसका पैसा छीन लेते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनके देश की संपत्ति अनिवार्यतः कम हो जाएगी। धन में कमी के साथ राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो जाएगी। एक बार राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो गई तो क्या उसकी ताकत प्रभावित नहीं होगी? तो फिर लिन बेईफान उन्हें कैसे छोड़ सकता था? मेरा आदेश सुनाओ, अब से किसी को भी, किसी भी शक्ति को ब्रेजिया के क्षेत्र में कैसीनो और वेश्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं है। जो लोग आदेश की अवहेलना करेंगे उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। लिन बेईफान ने जोर से घोषणा की। हाँ महाराज, भीड़ ने उत्तर दिया और आदेश को स्वीकार कर लिया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।